अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप मैनेज.py जो टास्क है ना इसको स्टार्ट कर लो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉर्टकट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी अब चीज़ों का तो आपको पता ही होगा कि एडमिन में क्या होता है, ऐप के अंदर क्या है, मॉडल्स के अंदर, टेस्ट के अंदर, व्यूज़ के अंदर। ठीक है, अब सबसे कोर पार्ट जो सबसे पहले डिज़ाइन करना था वो हम लोगों ने मॉडल करना है सबसे पहले। तो मॉडल में हम लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ है, किस तरह आप कौन सा स्ट्रक्चर आपने लेके चलना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मॉडल्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टास्क पड़े होंगे। ठीक है, लेट्स सिंपल सा रखते हैं, एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर टास्क है हमारे पास। अगर मल्टीपल लेके चलना है तो फिर इस तरह कर लो कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिक आपका ठीक है टास्क बोर्ड आ गया, फिर उसके अंदर टास्क आ गए आपके इस तरह। तो सबसे ऊपर अपर लेवल में हमारे पास क्या आना है, प्रोजेक्ट है, और उससे भी नीचे लेवल पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ, प्रोजेक्ट बोर्ड पड़ा हुआ है, और उससे भी नीचे लेवल पे हमारे पास पड़े होंगे टास्क पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल हम इधर डॉग स्ट्रिंग के अंदर ही लेके चलते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या पड़ा होना है, प्रोजेक्ट पड़ा होना है, देन हमारे पास उसके अंदर पड़ा होना है टास्क बोर्ड, एंड देन हमारे पास उसके अंदर क्या पड़े होने हैं, टास्क। ठीक हो गया। इसमें दो अप्रोचेज़ हैं, इसको दो तरह से लेके जा सकते हैं। एक तो आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, और एक आप क्या कर सकते हैं कि मॉडल डिज़ाइन करना नीचे से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो फिर आप लोग मैन्यू टू मैन्यू यूज़ करेंगे। कैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की क्लास पहले बनाएंगे, उसके अंदर अगर हम टास्क बोर्ड लिखें तो उसके अंदर मैनी टास्क बोर्ड हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर मैनी टास्क बोर्ड होंगे तो उसको आप मैन्यू टू मैन्यू से लेके चल सकते हैं। फिर अगर आप लोग क्या करेंगे कि टास्क की क्लास बनाएंगे तो एक टास्क बोर्ड के अंदर मल्टीपल जो है वो टास्क भी हो सकते हैं, तो उसको भी आप मैन्यू टू मैन्यू लेके जा सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि आप ऊपर से नीचे की अप्रोच पे आते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कि सबसे जो सिंपलेस्ट चीज़ है जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है उसको लेके चलना है, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास टास्क आ गया, टास्क की पहले क्लास बना ली, फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ा रिवर्स हो गया कि प्रोजेक्ट अगर पहले बनाते हैं हम लोग तो वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। अगर आप टास्क बोर्ड बनाते हो तो फिर क्या करोगे कि ये किस प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है उसकी फ़ॉरन की रख लोगे उसके अंदर कि इस प्रोजेक्ट को बिलोंग करता है। अगर आप फिर टास्क बनाते हो तो उसमें आप क्या करोगे कि टास्क बोर्ड की फ़ॉरन की रख लोगे। ठीक हो गया। एक ये अप्रोच, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो पहले टास्क बना लोगे, फिर टास्क बोर्ड आओगे तो टास्क बोर्ड के अंदर मैन्यू टू मैन्यू जो है वो अपने टास्क रख लोगे, फिर प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट के अंदर टास्क बोर्ड मैन्यू टू मैन्यू रख लोगे। तो सबसे जो अभी फ़िलहाल आसान अप्रोच यही है कि जिस हायरार्की में हम लोगों ने मेंशन किया है उसको ले आएँ और फ़ॉरन कीज़ के थ्रू जो है इसको हैंडल कर लें। ठीक हो गया। तो हम लोग क्लास, सबसे पहले क्लास डिज़ाइन करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि क्लास हमारे पास प्रोजेक्ट मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक हो गया। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी है, प्रोजेक्ट लेट्स पुट टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारे पास क्या हो सकता है कि मेरे पास मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, उसकी मैक्स लेंथ हम लेट्स सपोज कह देते हैं कि 100 मैक्स लेंथ है, और इसको नल हम लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, एंड ब्लैंक इसको कर देते हैं हम लोग फॉल्स। ठीक है। अच्छा, अब नल ट्रू और ब्लैंक फॉल्स करने के पीछे रीज़न ये है कि आप जो है ना वो अगर समटाइम्स ये होता है कि आपने अगर कुछ जो है ना आप फील्ड एक बाद में क्रिएट करते हैं, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आप माइग्रेशन रन करते हैं तो आपसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मांगता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप नल ट्रू हमेशा रख देते हो, लेकिन कहते हो कि फॉर्म्स में ये रिक्वायर्ड भी होनी चाहिए, तो उसको क्या कर दो कि आप ब्लैंक फॉल्स लगा दो, तो फॉर्म्स जहाँ पे भी आप लगाओगे वो उसको रिक्वायर्ड ही लेगा। तो ये एक अप्रोच है। अगर आप नल फॉल्स रखते हो तो फिर आपको हर दफ़ा ये मैंडेटरी फील्ड है आपकी, डाटाबेस साइड पे भी, फ्रंट एंड साइड से भी। ठीक है, तो इसको मैंने फ़िलहाल जो है ना इसको इस तरह रख दिया। एक टाइटल आ गया। दूसरा इसके अंदर और क्या चीज़ आनी चाहिए,
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी, मॉडल्स डॉट, अब ये टेक्स्ट फील्ड हम लोग लगाएंगे ताकि हमें जब भी जहाँ पे भी फॉर्म इसका एक्सेसिबल हो तो हमें एक टेक्स्ट एरिया जो है ना वहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं लेट्स सपोज मैक्स लेंथ जो है वो कर देता हूँ 200, ठीक है, और इसको नल जो है वो मैं ट्रू कर देता हूँ और इसको ब्लैंक में कर देता हूँ फॉल्स। ठीक हो गया, पड़ती है ज़रूरत है, मैंडेटरी नहीं है। आप एक लिमिटेड रखते हो कि कोई अपनी की पूरी HTML उठा के यहाँ पे ना रख दे, कोई जो है वो जिसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ना वो इसके साथ ना वो अटैच कर दे। कॉलम एंड रो भी होते हैं। कॉलम एंड रो ये होता है कि जब उसने फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होना ना तो वो कितना खुला होना चाहिए, कितना नीचे की तरफ होना चाहिए। वो कॉलम एंड रोज जो है ना वो सिर्फ उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने ये कैसे डिस्प्ले करवाना है। उससे मैक्स लेंथ से उसको कोई फ़र्क, मैक्स लेंथ जो होता है वो ये होता है कि कितने करैक्टर्स एंटर हो सकते हैं। कॉलम एंड रोज जो होते हैं वो उसकी डिस्प्ले साइज़ जो है टेक्स्ट एरिया की डिस्प्ले साइज़ के जो डिस्प्ले होना है वो कितना वाइड और कितना जो है वो हाइट में कितना होना चाहिए। कॉलम एंड रोज सिर्फ इस चीज़ को जो है, कॉलम बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आप जाते हो कॉलम वो आपकी विड्थ को देखते हैं और रोज़ जो होते हैं वो आपकी हाइट एडजस्ट करती हैं उस टेक्स्ट एरिया की। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब दो फील्ड ऐसी हैं मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हर एक के अंदर आती हैं। वो कौन सी हैं? हर एक मॉडल के अंदर आनी चाहिए। क्रिएटेड एट, और इसको कह देते हैं मैं मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और इसको ऑटो नाउ ऐड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, एक ये फील्ड आ गई और दूसरी साथ में आ गई मेरे पास है ऑटो नाउ ट्रू। अच्छा, ऑटो नाउ ऐड ट्रू और ऑटो नाउ ट्रू के अंदर जो है वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑटो नाउ ऐड सिर्फ तब चेंज होगा जब आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे होंगे, और ऑटो नाउ जो है वो हर टाइम जैसे ही कोई चेंज होगी तो वो खुद ब खुद पॉपुलेट हो जाएगा करंट जो वैल्यू है उसकी, जो भी टाइम जोन आपने सेट किया होगा उस पर। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास एक और मॉडल बना लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज इसको टास्क बोर्ड कह देते हैं। ठीक हो गया। इस टास्क बोर्ड का टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एंड अपडेटेड आ गया। डिस्क्रिप्शन इसकी चाहे आप रहने दें। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक चीज़ और आनी है, वो क्या आनी है, प्रोजेक्ट कौन सा है। अच्छा, एक अप्रोच जो है ना वो सिंपली ये होती है कि आप प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख दो या आप इंपोर्ट करवा के लिख दो, लेकिन समटाइम हमारे पास क्या होता है कि इंपोर्ट्स की वजह से ना सर्कुलर इंपोर्ट्स का मसला आ जाता है। उस चीज़ को जो है वो रिमूव करने के लिए जो बेहतरीन अप्रोच जांगो देता है वो सिंपली क्या होता है कि आप जो है ना वो क्या करो कि ऐप का नाम लिखो टास्क डॉट, उसके अंदर जो मॉडल का नाम है प्रोजेक्ट। इससे आपका सर्कुलर इंपोर्ट का कोई मसला नहीं आएगा, आपका काम भी हो जाएगा और सर्कुलर इंपोर्ट्स का मसला भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है। वो क्या चीज़ है, ऑन डिलीट जो है। फ़ॉरन की हमेशा ऑन डिलीट मांगता है कि भाई डिलीट होने पे ये जो फ़ॉरन की है, अब ये ऑन डिलीट किसके डिलीट होने पे है, प्रोजेक्ट के डिलीट होने पे, टास्क बार के टास्क बोर्ड के डिलीट होने पे नहीं है। ये ट्रिगर तब ट्रिगर होगा जब प्रोजेक्ट डिलीट होगा। अगर प्रोजेक्ट डिलीट होगा उसके अंदर जितने टास्क बोर्ड और ये टास्क वो सारे डिलीट हो जाएंगे। वो अभी हम लोगों ने डिसाइड करना है अभी कि भाई क्या करना है। अगर प्रोजेक्ट डिलीट होता है तो हम लोगों ने क्या करना है। ठीक हो गया। अगर प्रोजेक्ट डिलीट होता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास टास्क बोर्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रोजेक्ट ही नहीं अगर रहा तो मुझे टास्क बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं क्या करूँगा, इसको क्या सिंपली सी कर दूँगा मॉडल डॉट कैस्केड। ठीक हो गया। और साथ ही अब देखो अगली चीज़ क्या होती है कि वो इसको नल मैंने रखना है इसको कि नहीं रखना।
अब नल हम लोग इसको नहीं रख सकते, यहाँ पे तो अलाउ ही नहीं करेंगे कि नल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन की पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ही हम लोग डिलीट करें साथ में ये भी डिलीट हो जाए, या टास्क बोर्ड तब तक डिलीट ना हो जब तक वो किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड ना हो। ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज मैं इसको क्या करता हूँ कि नल मेरे पास जो है वो फॉल्स है। अगली चीज़ आती है ब्लैंक। तो अगर नल फॉल्स हो तो ब्लैंक ऑटोमेटिकली हमें फॉल्स रखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाती है। इसको हम लोग नल ट्रू नहीं रख सकते, सॉरी ब्लैंक ट्रू नहीं रख सकते इसको। डिफ़ॉल्ट पे नहीं रख सकते ये नल और ब्लैंक नहीं ना, वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, फिर वो हमेशा रिक्वायर्ड ही होगा फिर वो। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या है, इसकी बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, टास्क आ गया। टास्क में हमारे पास टाइटल आ गया, प्रोजेक्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास वो टास्क बोर्ड भी आ जाएगा। यहाँ पे दो तरह से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं कि या तो डायरेक्टली टास्क बोर्ड से इसको फैच करें, या फिर क्या करें कि इसको प्रोजेक्ट भी रहने दें इसके अंदर और उसके टास्क बोर्ड भी रहने दें। दोनों तरह से हम लोग इसको हैंडल, दोनों अप्रोचेस कर सकते हैं कि सिर्फ या तो फिर इसके अंदर सिर्फ टास्क बोर्ड रहने दें एज अ फॉरेन की, ठीक है, या फिर क्या करें कि प्रोजेक्ट भी रखें, टास्क बोर्ड भी ऐड कर दें। अब प्रोजेक्ट भी रखते हैं तो हमें एक फ़ायदा होगा, वो क्या फ़ायदा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल सम टाइम हम लोगों ने देखा है कि इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल कितने टास्क हैं, तो हमें फिर टास्क बोर्ड को स्किप करके सिर्फ प्रोजेक्ट से हम लोग फिल्टर करवा के भी देख सकते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा, लेकिन इससे एक चीज़ हो जानी है, क्या होनी है कि इसके अंदर एक कॉलम जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो आपने देखना है कि रखने की ज़रूरत इसको है कि नहीं है। ज़रूरत इसकी सिर्फ तब पड़ सकती है जब आपका कोई सिनेरियो ऐसा है कि भाई मैंने एक ही प्रोजेक्ट के सारे जो है ना वो टास्क लिस्ट डाउन करवाने हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मुझे 2 ज्वाइन क्यूरीज लगानी पड़े कि पहले मैं टास्क बोर्ड को फिल्टर आउट करवाऊँ, फिर मैं टास्क को फिल्टर आउट उसका जो है वो फैच करवाऊँ। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट की आईडी रख दो, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाओ, उसके सारे टास्क आप उसकी आईडी से फैच कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि हम फ़िलहाल इसको जो है ना नहीं रखते, आप जो है वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। इसको टास्क BOARD टास्क बोर्ड में रखता हूँ, ठीक है। टास्क अब आगे क्या होगा इसका, मैं इसका देता हूँ टास्क बोर्ड दे देता हूँ, और ऑन डिलीट होने पे मैं model.cascade ही रखता हूँ मेरे पास। अब देखो, अगर हम लोग प्रोजेक्ट डिलीट करते हैं तो हमारा टास्क बोर्ड डिलीट हो जाएगा। टास्क बोर्ड जैसे डिलीट होगा साथ ही उसने ट्रिगर करना है कि भाई टास्क भी सारे डिलीट कर दो, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट होने पे सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, कोई जंक डाटा नहीं बचेगा हमारे पास यहाँ पे। अगर तो हमें रिक्वायर्ड होता कि फॉर एग्जांपल कि टास्क हम डिलीट करते हैं तो हमें टास्क बोर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर सम हाउ उल्टी अप्रोच होती, लेकिन हमें टास्क बोर्ड चाहिए होता, प्रोजेक्ट डिलीट होने पे भी, तो फिर हम लोग क्या करते, ऑन डिलीट सेट नल कर देते, और फिर हमारे पास क्या होना था, वो डिलीट नहीं होना था, वो हमारे पास डाटा फिर भी प्रिजर्व होना था टास्क का। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या आएगी, हमारे पास टास्क का स्टेटस आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो असाइन टू या इस तरह करके वो सारी चीज़ें आती हैं, किस किस को मैंने असाइन करना है, लेकिन वो असाइन टू एक सेपरेट चला जाएगा, उसको मैं जो है ना फ़िलहाल नहीं लेके जा रहा, क्योंकि उसका सेपरेट मॉडल हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टेटस होने चाहिए टास्क के। वो टास्क के स्टेटस क्या हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले तो क्या है जी, पेंडिंग आ गया, ठीक हो गया। इसमें आप इस तरह ये रख दो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पेंडिंग आ गया। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज इसको टू डू कह देते हैं, लेट्स सपोज इसको एक टू डू हमारे पास, ठीक है। दूसरा पेंडिंग में आ गया, और एक हम क्या करते हैं कंप्लीटेड। ब्रेक लगा दें फिर इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना वो मैंने क्या किया कि टास्क के अंदर मैंने 3 जो है ना वो उसके जो स्टेटसेस जो है ना वो रख दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं
कि हमारे पास एक टू डू में है, एक पेंडिंग में और एक है कंप्लीटेड के अंदर, कि मैंने जो जो मतलब लेट्स सपोज मैंने स्टेटस उसके रखने हैं। मैं तो कहता हूँ आप उसको स्टार्ट कर ही लो। कर दिया वो बंद किया हिला था वो काफी टाइम का हो गया तो वो कुछ चीज की आगे से डूबा तो लगा यार, थोड़ा देख के चला करो। अच्छा। नहीं पीछे है। और चल गया फ्रंट हो गया अपना फ्रंट कर दो सारे अपना लैपटॉप अपना देना आते हो गया ओके हो गया कनेक्ट, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूट कर दो अपने सारे। अच्छा, तो हमारे पास ये तीन, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो टास्क है ना उसके तीन स्टेटस होने चाहिए, पेंडिंग, टू डू और साथ में क्या हो कंप्लीटेड हो हमारे पास। ठीक है, अब इस स्टेटस को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं रख देता हूँ। लेट्स सपोज इसका क्या है, स्टेटस इक्वल्स मॉडल्स डॉट, मेरे पास ये होनी कैरेक्टर फील्ड ही है, लेकिन इसके जो चॉइसेस है ना मेरे पास, वो चॉइसेस क्या होंगी, वो चॉइसेस। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तक चॉइसेस ऊपर बना तो दी हैं, लेकिन उनको एक आइट्रेटेबल जो है ना वे में नहीं लिखा उसको। ठीक है, तो इसको आइट्रेटेबल वे में रखने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि लेट्स सपोज स्टेटस इज इक्वल हमारे पास जो है इसको लेट्स सपोज, आप अरे में भी लिख सकते हो, इसको ट्यूपल में भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप अरे में लिखते हो तो इसके ट्यूपल्स बनाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास पहला जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, टू डू। अब दोनों चीज़ें मेरे पास सिमिलर होनी है तो दोनों जगह पर मैं एक ही चीज़ डाल देता हूँ, टू डू। ठीक है, और इसी तरह जो है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, पेंडिंग। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास जो है वो कंप्लीटेड, और ये भी मेरे पास कंप्लीटेड हो गया। थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, दिल्ली में कंप्लीटेड है लेकिन शो डन हो वहाँ पे, तो हमें पहले वाला चेंज करना है या दूसरे वाला? वो देखना पड़ेगा, मुझे श्योर नहीं है अभी, हो सकता है कि वो पहले वाला जाता हो या दूसरे वाला। खैर वो जब रन टाइम पे देखेंगे तो रन टाइम पे चेंज कर लेंगे हमारे पास। ठीक है, तो स्टेटसेस में मेरे पास क्या आ जाएगा कि लेट्स सपोज ये मेरे पास आ जाएंगे, स्टेटसेस आ जाएंगे, चॉइसेस जितनी भी चॉइसेस हैं हमारे पास, इसको मैं नल जो है वो क्या रखता हूँ कि नल मेरे पास ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छा, इसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं कि जो है ना जब जैसे क्रिएट हो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट, अच्छा डिफ़ॉल्ट टू डू आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे इनको एक वेरिएबल्स में रखने के मुझे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये रीयूजेबल होंगे, फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने एक वेरिएबल टू डू रखवा दिया है, अगर यहाँ पे मैं उनको वेरिएबल्स में ऊपर ना रखवाता तो यहाँ पे मुझे हर दफ़ा स्ट्रिंग के अंदर वही और एग्जैक्ट वो चीज़ रखनी पड़नी थी मुझे। और दूसरी चीज़, एक तो फ़ायदा ये हो गया, दूसरा फ़ायदा ये होना कि जब आप क्यूरी लगाएंगे, फ़िल्टर आउट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी कि ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे तो आपको वो चीज़ फौरी तौर पे एक्सेस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या होंगे कि मॉडल हमारे पास डिज़ाइन हो गए, हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि तीनों मॉडल्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी रिपीट हो रही हैं? टाइटल हो रहा है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये चीज़ें हमारे पास बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, जो कि हम लोग जो चीज़ हम लोग क्या है कि नहीं चाहते कि ये ऐसा हो। ठीक है, अब सिंपल सा काम कर लो कि एक मॉडल बना लो। ठीक है, एक सेपरेट मॉडल बना लो।
जब भी कोई चीज़ आपकी रिपीटेड हो और आपको पता हो कि मैंने हर एक चीज़ के अंदर ये चीज़ रखनी है हर मॉडल के अंदर, लेट्स सपोज जिस तरह हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी हर जगह पे जो है ना वो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो कि उसका एक लेट्स सपोज मैं क्या कहता हूँ एक सेपरेट क्लास बना लेता हूँ, क्लास इसको मैं कहता हूँ बेस मॉडल, ठीक है। इसको मैं बेस मॉडल करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक हो गया। इसके अंदर मैं क्या चीज़ें रखवाता हूँ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखवाता हूँ, कॉपी, डिस्क्रिप्शन इस हर एक के अंदर नहीं है तो ये एक्सक्लूड करवा देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब बजाय इसके कि मेरे पास देखो अगर प्रोजेक्ट टास्क बोर्ड और टास्क सारे किससे इनहेरिट हो रहे हैं, मॉडल डॉट मॉडल, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बेस मॉडल से इनहेरिट करवा लेता हूँ और जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ एक्सक्लूड करवा देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी क्या है मेरे पास, ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बेस मॉडल आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको भी क्या कर देता हूँ कि बेस मॉडल कर दिया, टाइटल यहाँ से ख़त्म कर दिया, उसके बाद क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड इसको भी मैं क्या कर देता हूँ ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब सारी मेरे पास क्लासेस बेस मॉडल जो है वो मॉडल डॉट अब डेटाबेस भी तो हम लोगों ने मैप करनी है, तो ये ऊपर वाला जो बेस मॉडल है वो सारी डेटाबेस मॉडल डॉट मॉडल से इनहेरिट हो रहा है तो वो डेटाबेस पे मैपिंग करेगा। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली क्या किया, सबको इनहेरिट करवा लिया बेस मॉडल से। अब इसको ये समझो कि ये जो तीनों फील्ड्स हैं ना जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जब एडमिन में हमारे पास जाएगा डेटाबेस में, उसमें भी ऐसी है, उसमें एक्सेस होगी हमारे पास, हाँ। उसके अंदर एक अलग से टेबल भी बनेगा लेकिन उसको हम लोग पॉपुलेट नहीं करवाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जो हमारे पास इस टेबल्स को एसोसिएट करके इसको पॉपुलेट करवाएंगे सिर्फ उन्हीं को हम लोग लेके चलेंगे आगे, ठीक है। हम लोग अब इस चीज़ को देखने के लिए सिंपली क्या करते हैं, माइग्रेशंस रन करते हैं, लेकिन माइग्रेशंस रन करने से पहले हमने एक दो चीज़ें और करनी हो। वो क्या करना है, एक तो इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाते हैं, एक तो अलाउड होस्ट हम लोग सारे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं जी, टास्क को इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल सी चीज़ करते हैं कि मेक माइग्रेशंस, ठीक है, जिसमें हमारे पास वो सारी की सारी माइग्रेशंस क्रिएट होंगी। अच्छा, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, ओके, वो एरर दे दिया उसने कि मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट होना चाहिए टास्क की स्टेटस के अंदर, क्योंकि वो करैक्टर है तो हम लोगों ने मैक्स लेंथ नहीं दिया उसको। मैक्स लेंथ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 15 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोबारा ज़रा इसको रन करते हैं एक माइग्रेशंस को। अब अगर प्रोजेक्ट द फील्ड प्रोजेक्ट क्लैशेस विद द फील्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम द मॉडल टास्क डॉट बेस मॉडल। अच्छा, ये क्या आ रहा है जी, टास्क डॉट प्रोजेक्ट द फील्ड प्रोजेक्ट क्लैशेस विद द फील्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम द टास्क डॉट बेस मॉडल। अच्छा जी, टास्क बोर्ड आ गया यहाँ पे फॉरेन की। इनके ना हम लोग क्या करते हैं कि इनके रिलेटेड नेम जो है ना, रिलेटेड नेम दे देते हैं, ठीक है। इससे हमारे जो होते हैं ना, जितने भी क्लैशेस होते हैं वो क्लैशेस ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास, जो फॉरेन की के क्लैशेस होते हैं। अब यहाँ पे इसको भी मैं क्या कर देता हूँ कि रिलेटेड नेम इक्वल्स मेरे पास आ गया जी टास्क अंडरस्कोर टास्क BOARD, ठीक हो गया। ये क्यों हो रहा है इस तरह? tasks dot base model, अच्छा
इसमें वो मेरे ख्याल से इसमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट भी हमारा जो है वो बेस मॉडल का है और टास्क बार भी बेस मॉडल का है। तो हम लोग क्या करें, वो फ़ौरन की दोनों की वो एज अ ट्रीट करें दोनों को सेम चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि टास्क बोर्ड और जो प्रोजेक्ट है ये सारे बेस मॉडल से इनहेरिट हुए हुए हैं। तो ये वो फ़ौरन की वो कह रहा है इसकी फ़ौरन की और जो इसके अंदर हो रही है वो सिमिलर टाइप की है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट जो है ना वो एक मॉडल को फ्री करना पड़ेगा बेस मॉडल से। प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि उसको फ्री कर लेते हैं इससे। ये हो गया फ्री, और टास्क बोर्ड को भी हमें जो है ना इससे फ्री करना पड़ेगा। मॉडल्स वैसे ही बैक कर देते हैं। एक सेकंड ज़रा ये ट्राई कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हो गया। वो एक जो है कम से कम जो एक सबसे ऊपर वाला है ना लेट्स सपोज प्रोजेक्ट जो है उसको हमें फ्री करना पड़ा था उससे। कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। ठीक हो गया। इसलिए तो नहीं आया कि उसका नाम ही प्रोजेक्ट था और नीचे ही मुझे भी ये लग रहा है। नहीं वो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये भी, वो खैर हम लोग बाद में डिबग करके देख लेंगे कि उसमें ये भी हो सकता है कि देखो अब टास्क के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। टास्क के अंदर एक टास्क बोर्ड भी आ रहा है और उसको बेस मॉडल से इनहेरिट करवाया हुआ टास्क बोर्ड को, टास्क को भी जो है वो उससे इनहेरिट करवाया हुआ, और टास्क बोर्ड के अंदर प्रोजेक्ट है उसको भी बेस मॉडल से। तो कम से कम एक को हमें फ्री अप करना पड़ा कि वो जो है ना उनकी जो पेरेंट टाइप है वो एक की डिफरेंट हो जाए। तो उसने जो है वो अब वो हमारे पास जो है वो वर्क कर रहा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि माइग्रेट करके ज़रा अपना वो पेरेंट के 3 चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के दूसरे चाइल्ड के अंदर वो इनहेरिट फॉरन की भी तो होती है ना। एक टाइप का है फॉर एग्जांपल जो टास्क बोर्ड है वो भी बेस मॉडल टाइप का है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो भी बेस मॉडल का है। तो सेम टाइप के अंदर सेम टाइप को दोबारा इनहेरिट करवा रहे हैं। माइक बंद है तो रिकॉर्डिंग कैसे? नहीं वो लैपटॉप की है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ज़रा माइग्रेट करके देख लेते हैं इसको जी। माइग्रेट के लिए हम क्रिएट सुपर यूज़र कर लेते हैं ताकि हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर जाके देखें ज़रा। तो एडमिन अभी बोल दी सिर्फ जस्ट मॉडल बना रहे हैं, सारा कुछ करेंगे। नहीं वैसे अभी हाँ जी डायरेक्ट मॉडल बना के एडमिन में जाके देख सकते हैं टेबल क्रिएट हुए कि नहीं। हाँ जी। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। प्रोजेक्ट रन करके यहाँ पे हम लोग जाते हैं एडमिन के अंदर, यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास तो यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे इनको रजिस्टर करना पड़ेगा ऐप के अंदर जाके। तो यहाँ पे फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स एज टास्क मॉडल्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसमें क्या करेंगे हम लोग टास्क मॉडल जो उसको इंपोर्ट किया यहाँ। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम लोग टास्क बोर्ड, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग टास्क। सारे नहीं हो सकते, सारे भी हो सकते हैं। अच्छा अब देखो कि हमारे पास कौन कौन से इनहेरिट करवाए थे हम लोगों ने। एक टास्क करवाया था और एक टास्क बोर्ड करवाया था, ठीक है। तो टास्क को अगर हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो टाइटल स्टेटस, टाइटल ऑलमोस्ट वहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि टाइटल इसके अंदर नहीं था तो वो आ रहा है। अब क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड तो इसमें जो है वो क्रिएट नहीं होना, इसके अंदर यहाँ पे नहीं आना, वो ऑटो क्रिएट है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टू डू ही आ रहा है जो हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टास्क बोर्ड की वो फॉरेन की मांग रहा है, उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ जो मॉडल डिज़ाइन जो है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम आगे जाते हैं कि आगे इनका हम लोगों ने व्यूज़ कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने इसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर एक बेस बना लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, लेट्स सपोज इनको कहते हैं कि एक हमारे पास बेस होगी। अब बेस क्या करेगी कि बेस आपकी हर जगह पे यूज़ होगी, ठीक है। वो टास्क के अंदर भी यूज़ होगी, टास्क बोर्ड के अंदर भी यूज़ होगी आपकी, और आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ होगी, ठीक हो गया।
तो यहाँ पे बेस डॉट HTML हम लोग सिंपल बना लेते हैं जो सब के अंदर यूज़ होनी है, और इसको मैं लेट्स सपोज टू डूज़ कह, ठीक हो गया, टू डूज़ कह लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है वो थोड़ी सी स्टाइल शीट भी चाहिए, ज़रा कोई जावास्क्रिप्ट के हम लोगों ने एक्शन ऑप्शन भी लगाने हैं, तो वो भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा काम क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप और jQuery, ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे CDN से उठा लेंगे, बजाय इसके कि स्टैटिक हैंडल करने में इतना वो हमें टाइम ज़्यादा हो। तो हम लोग सिंपली से क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप CDN, नंबर 1 तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने को क्या चाहिए, सेम ऐसे जैसे लिंक ऐसे पेस्ट करना है जी, और JS के अंदर हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हम लोग ये बॉडी से नीचे जाके यहाँ पे ये CDN लगा, सेम जैसे एक HTML की फाइल के अंदर सीधे इंक्लूड करते हैं, इसमें वैसे करना। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो तीन ब्लॉक्स बनेंगे जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे। 3 ब्लॉक्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला ब्लॉक होगा हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाइल्स का होगा, अगर आपने किसी पेज को एक एक्स्ट्रा स्टाइल देना है तो। नंबर 2 पे होगा हमारे पास मेन कंटेंट होगा, और नंबर 3 पे जो है एक्स्ट्रा JS जो है वो कैसे यूज़ करनी है आप लोगों ने। ये 3 मेन है। उसके बाद नेविगेशन बार वगैरह वो जितने आप बनाना चाहें, जिस चीज़ को डायनामिक रखना है वो रख सकते हैं, लेकिन हेडर में जाती है ना। तो स्टाइल, एक्स्ट्रा स्टाइल वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस पेज के अंदर मुझे बूटस्ट्रैप के डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करने, मैं इसको स्पेसिफिकली कोई स्टाइल असाइन करना चाहता हूँ, तो आप जो एक्स्ट्रा स्टाइल का एक बनाओगे, ब्लॉक बना के उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिख दोगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 ब्लॉक बनाते हैं। वो कौन कौन से बनाते हैं कि हेड से थोड़ा हेड के फिनिश होने से थोड़ा सा पहले यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास जो है वो ब्लॉक बना लेते हैं। और इसी ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं कि एंड ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही जो है वो एक यहाँ पे बॉडी के अंदर ब्लॉक बना लेते हैं, और इसको कह देते हैं मेन कंटेंट, या मेन कह देते हैं कंटेंट, ठीक हो गया। और जो हम लोग एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट रखेंगे वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऊपर जितनी भी CDNs हैं उन सबसे नीचे लिखना है हम लोगों ने, ताकि मस्ट है, ताकि जो jQuery के डिपेंडेंट चीज़ें हैं या जो बूटस्ट्रैप के डिपेंडेंट चीज़ें हैं वो उनके लोड होने के बाद हम लोग कॉल करें उनको यहाँ नीचे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज ये ब्लॉक मेरे पास एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स के नाम से हमारे पास ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बेस जो है ना वो हमारी रेडी है यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, बेस रेडी है। हम लोगों ने अब सिंपल क्या काम करना है कि 2 चीज़ें करनी है आप लोगों ने। टेम्पलेट्स के अंदर हर एक का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायनामिक बनाएंगे अब कि फॉर एग्जांपल ऐड जो है और अपडेट जो है इनके व्यूज़ सेपरेट, इनके टेम्पलेट सेपरेट नहीं बनाएंगे। हम लोग एक ही टेम्पलेट रखेंगे और उस टेम्पलेट को क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बार बार उसको, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ लेके चलते हैं। सबसे पहला एक काम कर लेते हैं कि हम लोग फॉर्म बना लेते हैं इसके अंदर, form.py। अब form.py क्या करेगी, सॉरी form.html, ठीक है, form.html, ठीक हो गया। अब form.html आपकी सिंपल से क्या करेगी, वो आपको फॉर्म रेंडर करके देगी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कंटेंट लिखना है वो डिपेंड नहीं करता, वो अपने स्टाइलिंग जो भी रखनी है ना वो वैसे उसमें जो है ना वर्क करना स्टार्ट कर देना, वो आपका जो है। खैर वो हम लोग क्या करते हैं कि बाद में लिखते हैं, इसको यहाँ पे आ जाते हैं। एक हमारे पास form.py सबसे जो form.html जो नहीं है। अब एक काम करते हैं कि जो मेन व्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं पार्शल्स से। अब मेन व्यूज़ और पार्शल्स के अंदर फ़र्क ये होना है कि मेन व्यू डायरेक्टली इनहेरिट करेंगे बेस से, पार्शल्स वो होने हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो जहाँ पे हम फिट करना चाहें वहाँ पे लगा देते हैं। तो हम लोग एक डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, पार्शल्स, ठीक हो गया। पार्शल्स के अंदर फॉर्म हमारे पास मेन नहीं है, पार्शल है, तो इसको हम लोग मूव कर देंगे पार्शल के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लिस्ट जो है वो एंट्रीज, लिस्ट एंट्रीज जो है वो हमारे पास मेन व्यू होना है, उसमें टेबल होना है, तो उसको हम मेन में ही रखेंगे कि जब भी जो भी हम लोगों ने टेबल शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक पार्शल्स के अंदर नहीं बनाते, बाहर ही बना लेते हैं जिसको लिस्ट एंट्रीज के नाम से।
लिस्ट एंट्रीज के नाम से हमारे पास, ठीक है। एक लिस्ट एंट्री बन गई, एक बेस होगी, और दूसरी हमारे पास जो मेन चीज़ वो क्या होनी है, ऐड और अपडेट के नाम से होनी है हमारे पास। ऐड अपडेट, ठीक हो गया। अब जितने भी हमारे पास अभी फ़िलहाल हमारे पास दो मेन व्यू आए हैं, वो क्या है, ऐड अपडेट है और लिस्ट एंट्रीज है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करवा लेंगे। किससे, बेस से हम लोग इसको एक्सटेंड करवा लेंगे, ठीक हो गया। एक तो बेस से एक्सटेंड करवा लिया। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा स्टाइल का ब्लॉक आ जाएगा, अगर नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे नहीं आएगा। हम सिंपली क्या करते रहते हैं कि एक और ब्लॉक जहाँ पे मेरे पास आना है वो क्या होना है कि ब्लॉक मेरे पास मेन कंटेंट, ठीक हो गया। और इसी को मैं क्या कर देता हूँ कि एंड ब्लॉक कर लेता हूँ। साथ ही जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और ब्लॉक लिख देता हूँ, वो एक्स्ट्रा मेरे पास स्क्रिप्ट। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि आपने ब्लॉक जो एक्स्ट्रा स्टाइल्स है वो नीचे लिख दिया है या जो है वो मेन से कंटेंट से ऊपर रख दिया है, वो जहाँ पे बेस में रखा हुआ है ना, इसने वहीं जाकर फिट होना है, ठीक है। हमारा इस फाइल के अंदर उसको किसी भी जो है वो ऑर्डर में हम लोग रख सकते हैं इसको। मैं चाहूँ तो मैं एक्स्ट्रा जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स है, लेट्स सपोज मेरे पास ये आता है, इसको मैं चाहूँ तो मैं उठा के जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसने बेस में वहीं जाकर फिट होना जहाँ पे इसकी मैंने पोजीशन बनाई है। बेस के बाद होनी चाहिए, बेस सबसे टॉप पे रहेगी, बेस सबसे टॉप पे आएगी। बेस जो है ना वो सबसे पहला जो लाइन ऑफ कोड है ना आपके किसी भी टेम्पलेट का, वो जिससे एक्सटेंड हो रही है, उसके बाद आप लोड स्टैटिक व्हाटएवर जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स है ही तो मुझे ये टैग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाइल लिखने नहीं थे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, उसको एक्सक्लूड करवा दो, ठीक है। तो सिंपली फॉर द टाइम भी मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेन कंटेंट ये है कि सेम इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और लिस्ट एंट्री के अंदर भी यही चीज़ पेस्ट कर दूँगा। एक और चीज़, अगर मैं इसको किसी और इसी ये वाली जो लिस्ट एंट्रीज है, इसको मैं किसी और फाइल के लिए जो मेरे पास सब फाइल है उसकी बेस बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं कुछ अपनी तरफ से ब्लॉक्स ऐड कर सकता हूँ उस सब डायरेक्टरी के लिए यूज़ करने की, सब फाइल के लिए यूज़ करने के लिए। इसके अंदर मैं वो आपको वो ब्लॉक मेन कंटेंट में बेस के अंदर रखने पड़ेंगे लाजमी तौर पे। अगर आप चाहते हो कि लेट्स सपोज मेरे पास ये लिस्ट एंट्रीज है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और फाइल लेके आनी है, यहाँ पे कोई और फाइल पड़ी हुई जिस तरह फॉर्म है, उसको फिर इंक्लूड करवाओगे इसके अंदर। लेकिन अगर लिस्ट एंट्रीज को किसी और की बेस बनाना है तो फिर इसका मतलब वो हायरार्की में 1 2 3 तीनों में सेम टैग, हाँ वो तीनों में सेम है। लेट्स सपोज आप कहते हो कि वो इसमें भी है, तो वो, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये नहीं होती कि बेस आप एक ही रखो, उसको फिर आप ये नहीं है कि एक और फाइल बनाएं और उसकी बेस जो है वो लिस्ट एंट्री को बना लें और उसमें से एक्सटेंड लिस्ट एंट्री, वो आप वैसे भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा एक चीज़ बताएं हमें, एक्सटेंड और इंक्लूड्स में क्या क्या मतलब, एक्सटेंड और इंक्लूड में ये फ़र्क होता है कि एक्सटेंड जो होता है ना, वो ये होता है कि आपने जो बेस बना दी है ना, इस वाले कोड ने उसके अंदर जाके फिट होना है, इस वाले कोड ने, इस करंट फाइल के कोड ने उधर जाके फिट होना है। इंक्लूड क्या करता है कि किसी और फाइल को ला के मैं अपने अंदर इस व्यू के अंदर, इस टेम्पलेट के अंदर फिट कर रहा हूँ। एक्सटेंड और इंक्लूड के अंदर सिर्फ ये फ़र्क होता है। मतलब वो एक्सटेंड सोर्स हो रहा था ये इसी का एक्सटेंड्स बेसिकली क्या होता है कि आपकी लेआउट सेट होती है जिसके अंदर आपका करंट जो व्यू है ना, इसने अंदर जाके फिट होना है। जो लेआउट बेस आपने रखी है उसने रैप करना है इस आपके जो करंट टेम्पलेट है, इसको रैप करना है उसने, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो उसके अंदर, अच्छा जो बेस के अंदर चीज़ें हैं वो मस्टली आपके पास इस व्यू के अंदर आएंगी, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ कॉमन हो, लेट्स सपोज नेविगेशन बार हो गए, स्टाइल्स हो गए, वो उसके अंदर तो रख मैं दो। ऐसे नहीं कर सकता जैसे ये ब्लॉग मेरे पास मेन कंटेंट का है, अगर मैं इसके अंदर एक और ब्लॉग बना के इसको उसकी एक नई सब जो फाइल बनाऊंगा उसके अंदर इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो वो जब मेरी बेस फाइल है वो तो मेन कंटेंट को ले लेगी, उसके पास तो वो ब्लॉग चलेगा मेन कंटेंट का। अब जो सब मैंने इसके अंदर ब्लॉग बनाया है, अब वो जो बेस फाइल है उसको तो मैटर यही करता है कि वो जो मेन ब्लॉग है उसको मिल गया है, उसने चला दिया है। अब जो सब फाइल मैंने बनाई है इसी की सब फाइल, उसमें वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको वो इंक्लूड ही नहीं करवाएगा उसको, नहीं करेगा क्योंकि जो चीज़ बेस के अंदर एग्जिस्ट करती है ना, जो ब्लॉक है वो ही सिर्फ जो है वो इसमें उठा लो। ब्लॉग के अंदर ब्लॉग, ब्लॉक के अंदर भी आप ब्लॉक बना लो, हाँ
तो वो उसको फिर उसमें भी आपको बेस के अंदर भी Add आपको करना बताना पड़ेगा। पड़ेगा कि भाई ये है, अगर इसके अंदर भी कोई ब्लॉक आता है तो उसको भी किया था, लेकिन ये नहीं करना। वो मुश्किल है मेरे ख्याल से, इसको नहीं वो उठाता वो एक ब्लॉक जो है ना उसको देखना पड़ेगा इन डिटेल में, लेकिन एक ब्लॉक जो है ना वो आप उसकी हायरार्की ऐसे रखो कि आपकी एक्सटेंड बेस के अंदर ब्लॉक्स हों, उसके अलावा बाकी जितनी फाइल है वो इंक्लूड से काम चला रही हों। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम डायनामिक क्रिएट करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि हम लोग किस तरह डायनामिक बटन्स कैसे बना सकते हैं, डायनामिक एक्शंस कैसे बनाएंगे, ऐड अपडेट कैसे होने, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमारे पास हम लोग अच्छा व्यूज़ हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, URL से सेपरेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये टास्क आ गए, टास्क के अंदर मैंने मॉडल्स जो है वो सारे के सारे मॉडल्स एक ही जगह पे मैंने लिख दिए हैं। अब मैं इस एक ऐप के अंदर मल्टीपल ऐप्स भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है, उन मल्टीपल ऐप्स को हम लोग जो है वो सिंपल से काम है वो लेके चल सकते हैं, चाहें तो हम सेपरेट ऐप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, खैर फ़िलहाल जो है ना एक काम करते हैं, हमारे पास वो टेम्पलेट्स बन गए। अब हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रोजेक्ट्स जो है ना क्रिएट करने हैं, क्योंकि सबसे इंडिपेंडेंट इस टाइम हमारे पास कौन सी चीज़ है, प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं ज़रा कि एक काम करते हैं कि प्रोजेक्ट्स का सेपरेट ऐप बनाएं या इसी ऐप के टास्क के अंदर ही ऐप बना दें उसकी। सेपरेट से करें, इसके अंदर तो हमें आता है। नहीं मतलब इसके अंदर तो पता है ना, मैं कह रहा हूँ कि एप्रोड उसकी एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट की है वो एक टास्क के अंदर सब डायरेक्टरी बना लें प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, उसको एक ऐप के अंदर ऐप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे ऐप, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी ऐप के अंदर ऐप कैसे बनेगी। तो सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग टास्क के अंदर एक सेपरेट एक बना लेते हैं कि लेट्स सपोज न्यू कर लेते हैं, इसको पाइथन पैकेज से लेके चलेंगे। पाइथन पैकेज हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट कह लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बना लिया। अब प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास वो अच्छा जो भी पाइथन की डायरेक्टरी होगी उसके अंदर init.py लाजमी तौर पे, अगर आप सिंपल फोल्डर बना लेते हैं उसको डायरेक्टरी बनाने के लिए पैकेज बनाने के लिए init.py की फाइल रख लेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। ये डॉट इसकी निशानी हाँ जी, ये एक ऐप के अंदर एक ऐप बनाने के ऐप के अंदर ऐप बनाने के लिए आपने उसको इस तरह की वैसे डायरेक्टरी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हैं लेकिन बनाई नहीं है। अच्छा, अब एक काम करने हैं हम लोगों ने, हमारे पास तीन चीज़ें जो है ना, सॉरी इस टाइम पे हमारे पास 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो क्या होने कि हर एक के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करनी है। URLs, व्यूज़, मॉडल तो हम लोगों ने कॉमन एक रख दिया ऊपर बाद में, URLs, व्यूज़ और क्या होनी चाहिए हमारे पास, और यूटिल्स अगर हमारे पास कोई होंगी तो वो उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला मैं क्या करता हूँ कि एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज को मैं कहता हूँ कि व्यूज़। ठीक है, एक और मैं फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि URLs। ठीक है, और एक और मेरे पास बन जाएगी, लेट्स सपोज इसको कहता हूँ मैं यूटिल्स। ठीक हो गया। ये उससे बना रहे हैं। वैसे अगर जब एक ऐप क्रिएट करें उसके अंदर ये चीजें उसके अंदर वो चीज़ें बनती हैं ना, मैं ऐप के अंदर ऐप क्रिएट कर रहा हूँ ना, मैं खुद अपने अपना हाँ जी हाँ जी। ये जो आप पूरा ट्यूटोरियल दे रहे हैं ये आप एडवांस कोडिंग का दे रहे हैं या अभी सिर्फ ट्यूटोरियल दे रहे हैं? अभी जो है ना ये एक बेसिक स्ट्रक्चर सेट हो जाए अभी, तो अभी थोड़ी सी मैं फिर एडवांस चीज़ें अभी इसमें ऐड करना स्टार्ट करूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब अच्छा अब एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से व्यू बनाते हैं कि लेट्स सपोज मैंने लिस्ट एंट्रीज करनी है। ठीक है, एक लिस्टिंग का व्यू होगा, लिस्टिंग के व्यू के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी है, ऐड होनी चाहिए, या मैं उसके अंदर कोई भी रिफ्रेश का बटन डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि लिस्ट एंट्रीज के अंदर मैं 2 बटन डालता हूँ, ऊपर हेडर के अंदर 2 चीज़ें डालूंगा, एक जो नया ऐड करे और दूसरा क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है उनको रिफ्रेश करे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक जो है वो व्यू बनाता हूँ। लेट्स सपोज सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम जेंगो। ठीक है, डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। ठीक हो गया, यहाँ पे डिफाइन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लिस्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया, अब इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, और साथ ही मैं दे देता हूँ इसको फ्रॉम। अच्छा, अब करंट डॉट मैंने इंपोर्ट करवाने हैं, देखो कि अपर से अपर में जाके मैंने इंपोर्ट करवानी है। मेरे पास एक करंट डायरेक्टरी है और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी से मैंने मॉडल इंपोर्ट करवाना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ फ्रॉम टास्क डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ये करवा दूँ, या सिंपल क्या करता हूँ फ्रॉम डॉट डॉट लगाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा।
2 डॉट्स लगाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर और ऊपर जाना तो एक और डॉट लग जाएगा। फ्रॉम और डॉट करूंगा तो मेरे पास जो है वो मॉडल लेकिन इससे confusion वो नहीं क्योंकि हो सकती। और चला गया तो वो Django प्रोजेक्ट जो है वो मेरे पास एक पाइथन पैकेज नहीं है तो वो उसको इंपोर्ट नहीं करवाएगा, इससे एक कंफ्यूजन नहीं हो सकती अगले बंदे के जो कोडर है उसको समझ नहीं। तो वो उसको पता होना चाहिए ना। सिंपल सी चीज़ें हैं ये, तो सिंपल ज़्यादा चीज़ें। बेहतर नहीं होती। तो वो ऊपर से नीचे ले आए टास्क से इस तरह 2 अप्रोचेज है ना, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डॉट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट, ज़्यादा नहीं। ठीक है। एक ये तरीका है और दूसरा ये है कि हमारे पास फ्रॉम टास्क डॉट मॉडल इंपोर्ट प्रोजेक्ट, दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो मैं एक वो नया तरीका ही लेके चलता हूँ, इसको क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, अब जो है हमने क्योंकि वो व्यू जो बनाया हुआ है वो डायनेमिक बनाना है, हर एक चीज़ को जो है ना टेबल के TDs वगैरह वो हैंडल नहीं करने, तो Django Tables 2 जो है ना वो इंपोर्ट करवा यहाँ पे वो इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ है उसको लिख के कमेंट कर दिया करें बस, ताकि Django Tables 2 ठीक हो गया। अब इस चीज़ को इंपोर्ट करवाया तो मैं यहाँ पे इनको जो है सेटिंग के अंदर जो है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर भी इसको लेके आऊँगा। तो मेरे पास जो है Django Tables 2 आ गया। अच्छा, लिस्ट आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं एक फॉर्म ये भी बना लूँगा। एक चीज़ मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर और भी बनेगी, वो क्या बनेगी, टेबल्स बनेगी, और एक क्या बनेगी, फॉर्म्स भी बनेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। व्यूज़ के अंदर क्या सिंपल, यहाँ पे मैं एक फ़िलहाल पास कर देता हूँ इसको, कि अभी मैं इसको कुछ भी नहीं पास करवा रहा, ठीक है। तो टेबल के अंदर जाते हैं, फ्रॉम डॉट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, मेरे पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ और जो है ना वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब इंपोर्ट्स होंगी ना आपकी, सबसे पहले ऊपर वो इंपोर्ट्स आनी है जो आपकी डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सी इंपोर्ट्स आएंगी, जो आपकी Django के अंदर आती हैं, जो आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉल किया है उसको। फिर स्पेस दे के आपके पास जो करंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं वो चीज़ें आती हैं, जो करंट डायरेक्टरी में से आते हैं। क्लैशेस नहीं होते, लेकिन ये एक वो क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है आपकी इंपोर्ट्स का, कि आपने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पाइथन के रखने हैं, उसके बाद क्या रखने हैं आपने, जो आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं थर्ड पार्टी, लाइक Django हो गया, आपके पास Django Tables 2 हो गया, वट इस तरह। तीसरे नंबर पे आपके जो करंट प्रोजेक्ट की इंपोर्ट्स होंगी, लोकल इंपोर्ट्स होंगी, वो आपके पास होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, टेबल्स 2 के अंदर सिंपल सी चीज़ है, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट Django Tables 2 एज टेबल्स। ठीक हो गया। हम लोग सिंपल सा वो बना लेते हैं, प्रोजेक्ट टेबल बना लेते हैं, क्लास दैट्स प्रोजेक्ट टेबल। अच्छा, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशंस क्या रखने हैं आपने, जब फॉर्म्स बनाने हैं, सीरियलाइज़र बनाने हैं, आपने टेबल्स बनाने हैं, उनका नाम इस तरह होगा कि पहले आपके पास मॉडल का नाम आएगा, देन उसके बाद अगर फॉर्म है तो फॉर्म आएगा, टेबल है तो टेबल आएगा, सीरियलाइज़र है तो सीरियलाइज़र का। हमेशा ये चीज़ को अपने माइंड में रख लो कि एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए उसको। प्रोजेक्ट का मेरे पास एप्लीकेशन का नाम नहीं है, मॉडल का नाम है। मॉडल का नेम आगे, फिर आगे वो जो आपने कौन सी क्लास बना रहे हैं, टेबल की बना रहे हैं, फॉर्म की बना रहे हैं, सीरियलाइज़र की बना रहे हैं, ये मस्ट है इस चीज़ को। अगर आपने लेट्स सपोज कहना है कि एक आपके पास मॉडल के मल्टीपल फॉर्म्स बन रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करो, मॉडल का नेम, फंक्शनैलिटी, देन टेबल या फॉर्म आएगा। लेट्स सपोज फॉर्म मैंने बनाने हैं, 3 फॉर्म बनाने हैं, वो क्या क्या होने हैं, मॉडल, प्रोजेक्ट, फंक्शनैलिटी क्या है कि मेरे पास अपडेट है, वो लगा दी, साथ में आगे हमारे पास क्या आ जाएगा क्योंकि वो फॉर्म है, फॉर्म। ठीक है, आपने इस तरह करके आपने अपनी नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो ठीक रखनी है। ठीक है, और हाँ, और कैमल केस हमेशा जो है ना वो कैमल केस होना चाहिए, टेबल्स डॉट टेबल। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं सिंपल सी क्या देता हूँ, एक क्लास मेरे पास होनी है, क्या होनी है, मेटा। ठीक हो गया, क्लास मेटा के अंदर। अच्छा, जितने भी ये मॉडल्स के से रिलेटेड जिस चीज़ें बनती हैं ना, उनकी एक चीज़ अंदर एक चीज़ स्टैंडर्ड होती है, फॉर्म, सीरियलाइज़र हैं या फिर टेबल है, वो क्या होती है, क्लास मेटा। और क्लास मेटा के अंदर क्या चीज़ होती है, फील्ड्स, वो आपने कौन कौन सी रखनी है।
अब ये जो टेबल है ये ऑल को सपोर्ट नहीं करता, सीरियलाइज़र ऑल को सपोर्ट करता है, ठीक है। फॉर्म भी ऑल को सपोर्ट करता है फील्ड्स को। जो आपके पास सीरियलाइज़र है वो डेप्थ को सपोर्ट करता है, फॉर्म आपका डेप्थ को सपोर्ट नहीं करता, टेबल भी आपका डेप्थ को सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक दो चीज़ें हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड होती हैं। इंक्लूड एक्सक्लूड जो है, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी फील्ड्स हैं ना, वो मैंने क्या रखनी है, क्लास मेटा, हाँ जी, मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो यही है। मॉडल इक्वल टू मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रोजेक्ट आ गया। फील्ड्स मेरे पास इसमें जो भी हैं वो मैंने क्या क्या लिखनी है, लेट्स मैं कहता हूँ कि आईडी दूँ मैं, ठीक है। नंबर 1 पे मैं आईडी लिख दूँ, दूसरे नंबर पे मैं क्या लिख दूँ, उसका टाइटल रख दूँ, ठीक है। और वो क्रिएटेड ऐड जो है वो कब क्रिएट हुआ, ठीक है। और साथ ही जो है मैं क्या लिख दूँ, खैर वो बाद में लिखेंगे, एक्शंस लिख देते हैं वो आपको, ठीक है। अब मैंने एक्शंस जो है वो बनाए तो नहीं है, लेकिन मैं उसको एक एम्प्टी कॉलम बना देता हूँ। एक्शंस इक्वल मेरे पास आ जाएगा जी टेबल्स डॉट कॉलम, और इसको मैं क्या करता हूँ कि एम्प्टी वैल्यूज़ इसको दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, एक टेबल बन गया, ठीक है। अब व्यूज़ के अंदर मैं गया, व्यूज़ के अंदर मैंने जाकर सिंपल सा एक काम किया कि मेरे पास जो टेबल है, ठीक है, सॉरी क्वेरी सेट, सबसे पहला मेरे पास क्या होना चाहिए, क्वेरी सेट होना चाहिए। क्वेरी सेट मेरे पास क्या होना चाहिए, वो सारी वैल्यू होनी चाहिए प्रोजेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो मैं अब देखो जो मैंने करंट में लेके आनी चीज़ें, अब मैं करंट वाली डायरेक्टरी से लेके आऊँगा तो मैं क्या आऊँगा, फ्रॉम डॉट, ठीक है, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट टेबल्स, ठीक हो गया। इसको मैं रीनेम भी दे दूँगा एज करके, क्या आ गई है मेरे किस रिलेटेड है, प्रोजेक्ट टेबल, ठीक हो गया। अब मेरे पास जो टेबल है वो टेबल सिंपल सी चीज़ क्या होगी, टेबल इज़ इक्वल टू मेरे पास प्रोजेक्ट टेबल डॉट प्रोजेक्ट टेबल, ठीक है हो गया। और उसमें मैं क्या भेज दूँगा, क्वेरी सेट भेज दूँगा मेरे पास, ठीक हो गया। ये मेरे पास टेबल आ गया। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक चीज़ क्या देनी है, कॉन्टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इक्वल मेरे पास जो है इसके अंदर मेरे पास जितनी भी चीज़ें होंगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस पेज का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। टाइटल मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज लिस्ट प्रोजेक्ट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देता हूँ, इसमें मेरे पास TABL टेबल आ गया, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ टेबल, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब रिटर्न क्या कर देता हूँ, रिटर्न रेंडर, यहाँ पे मैं देता हूँ रिक्वेस्ट, एंड देन उसमें मैं क्या कर देता हूँ कि मेरे पास वो आएगा जी लिस्ट एंट्रीज होगा, ठीक हो गया। और साथ में मैंने क्या दे कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब इसकी मैं URLs बनाऊँगा प्रोजेक्ट की, तो मेरे पास फ्रॉम Django डॉट URLs, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट पाथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे URL PATTERL पैटर्न्स इक्वल्स मेरे पास ये आ गया। इसमें मैंने क्या पाथ दे दिया। पाथ के अंदर सिंपल सी चीज़ मैंने क्या दी कि कुछ भी नहीं देता, इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। लिस्ट में एम्प्टी छोड़ देते होते हैं आप, ठीक है। इसको एम्प्टी छोड़ दिया। इसमें मैंने क्या, अच्छा अब मुझे यहाँ पे वो भी चाहिए, क्या नाम है, मुझे व्यूज़ भी चाहिए। फ्रॉम डॉट import views as project views, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास प्रोजेक्ट व्यूज़ डॉट मेरे पास लिस्ट प्रोजेक्ट्स आ गया, ठीक है। इसका नेम मैं क्या देता हूँ, नेम मैं कहता हूँ कि जी लिस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा अब एक चीज़ आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि मैंने जब भी एक अच्छा तरीका जो है, एक अच्छा तरीका वो ये है कि मैंने जब भी URLs लिखने हैं उनके फंक्शंस भी बना लेने हैं। वो किस तरह, मेरे पास ये URL है, लेट्स सपोज लिस्ट प्रोजेक्ट्स की है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिफाइन लिस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। ये मेरे पास इसमें रिटर्न मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिवर्स, ठीक हो गया। इस रिवर्स को हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे फ्रॉम Django डॉट URLs, ठीक है। तो इसमें क्या सिंपल मैं क्या दे दूँगा कि लिस्ट प्रोजेक्ट्स जो है मेरे पास वो लिस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। इसने मुझे सिर्फ ये जो है ना वो URL रिटर्न करवा दें। URL पैटर्न के एंड पे वो प्लस लगा के स्टैटिक फाइल्स लिखते हैं,
वो स्टैटिक फाइल्स के लिए होता है कि यूआरएल पैटर्न्स, क्योंकि यूआरएल पैटर्न्स जो होता है वो मेरे पास क्या होता है कि लिस्ट होता है, ठीक है। जो आप स्टैटिक देते हो वो भी आपको एक लिस्ट रिटर्न करवा रहा होता है बेस्ड ऑन किसके ऊपर, जो आप सेटिंग के अंदर स्टैटिक का पाथ देते हो वो भी आपको लिस्ट देता है। तो वो क्या करता है, इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाता है वो भी, ठीक है। तो वो आपको असल में जो प्रोजेक्ट है ना उसको कोई पता नहीं, अगर आपने एक्सटर्नल को यूआरएल्स रखी जब तक उसकी प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर जो यूआरएल्स है जब तक उसके अंदर चीज़ों को इंक्लूड ना करवाएंगे। अब इस यूआरएल का प्रोजेक्ट को कोई पता नहीं है कि भाई ये किसकी है यूआरएल है, ठीक है। तो तब तक नहीं इसको पता होना जब तक आप इसको उस बेस यूआरएल्स के अंदर ना लिख दो। ठीक है, क्या चीज़ है, वहाँ तो लिखना है अभी वहाँ पे लिखना है अभी जाके। रिवर्स इसलिए होता है कि रिवर्स आपके पास जो होता है वो ये जो नेम के अंदर जो भी आपने यूआरएल का नाम लिखा है ना, ये उससे आपको प्रॉपर शुरू से लेके पाथ बना के आपको दे देता है। ये हम जो बेस प्रोजेक्ट की यूआरएल्स हैं उनमें तो रिवर्स का काम नहीं है, ये तो सिर्फ एंड वाली ऐप्स के अंदर जहाँ पे रिवर्स सिर्फ इसलिए यूज होता है कि उसको आप अपना नाम दो यूआरएल का, वो आपको एक उसकी जो एब्सोल्यूट यूआरएल होनी है उसके अंदर होस्ट और पाथ दोनों इंक्लूडेड होने वो आपको दे देगा। वो रिवर्स का सिर्फ जो है वो ये फंक्शनैलिटी है। तो हम डायरेक्ट अगर वो हम उस चीज़ को क्यों नहीं देखते कि हम डॉट करके वो हम ले रहे हैं कि इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यूआरएल को पाथ को यानी कि इंपोर्ट कर लें हम। कहाँ पे इंपोर्ट कर, नाम तो लिखा हुआ है यूआरएल पैटर्न्स में नेम दिया हुआ है, वो नेम को भी एक्सेस करके तो हम यूआरएल के अंदर ऐसे ब्रैकेट लगा के उसमें यूआरएल पे नाम डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए आपको रिडायरेक्ट लिखना पड़ेगा ना। वो रिडायरेक्ट होता है ना इसलिए। ये रिवर्स आपको बकायदा बेस सारा कुछ दे देता है। ये रीडायरेक्ट सिर्फ आपके रीडायरेक्ट्स में यूज होता है। ये आपको कहीं भी आपने एक्सेस करनी है ना यूआरएल, तो आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको प्रॉपर पूरी के पूरा पाथ आपको दे देता है। नहीं तरीका तो पुराना ही है लेकिन इसकी अप्रोचेस डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये आ गई। अब दूसरी चीज़ जो है हम लोग सिंपल सा जाते हैं कि हम लोग पहले यूआरएल्स को सेट कर लेते हैं कि वो यूआरएल्स जो हैं अब हम लोगों ने बेस के अंदर कैसे सेट करनी है। बेस के अंदर सेट इस तरह करनी है हमने, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जाएं हम लोग, ये यूआरएल्स के अंदर जाएं। यहाँ पे मैं सिंपल सी एक चीज़ क्या करता हूँ कि पाथ, ठीक है, इसके अंदर अच्छा आप यूआरएल के अंदर भी यूआरएल जो है ना वो लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करवा लेता हूँ टास्क की यूआरएल से, ठीक है, उसको टास्क बैकस्लैश से करवा लेता हूँ। लेकिन अगर नाम करवाना चाहो तो खाली से डायरेक्ट मैं वो प्रोजेक्ट के अंदर भी चला जा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी हैं नहीं अब मैं देखो मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा। वो कैसे जाऊँगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि PRO प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इसका देता हूँ फॉरवर्ड / और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि इंक्लूड। अब इंक्लूड यहाँ पे इन्होंने नहीं किया होना तो मैं पाथ से आगे यहाँ पे इंपोर्ट क्या कर लेता हूँ, इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो इंक्लूड करवा लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास task.project.urls, तो ये अब डायरेक्ट प्रोजेक्ट जो है ना वो उसके अंदर चला जाएगा। मैं इसको हायरार्की स्टेप वाइज भी लेके जा सकता हूँ। मैं किस तरह, मैं कहता हूँ कि टास्क लिखूँ, टास्क की यूआरएल ले जाऊँ, टास्क की यूआरएल के अंदर इंक्लूड लगाऊँ तो वो उसकी यूआरएल्स को लेके आ जाएगा। तो उससे फिर क्या हो जाएगा टास्क /project/ ये उसके लिए भी पहले उसके लिए टास्क के अंदर भी urls.py होनी चाहिए। हाँ जी, हायरार्की में उधर भी हम लोग इंक्लूड फिर करवाएंगे अगर वैसे करवाना है। लेकिन हम लोग यूआरएल को जैसे नहीं चाहते task/project/ सिंपल वो अप्रोच इस तरह यूज़ कर लो, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स भी आ गया। अच्छा एक चीज़ हम लोगों ने अभी तक नहीं की, खैर अभी इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं प्रोजेक्ट से। अच्छा इसको सेटिंग्स में हम डाल ही देते हैं कि जो आपका स्टैटिक है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट वहाँ से हो। जिस तरह अभी 8000 पे हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट पे ही लिखा भी आ जाए ऑटोमेटिकली कि स्टार्ट ही वहाँ से हो। क्या मतलब? अभी यूआरएल अच्छा ठीक है, वो मतलब कि वो बेस यूआरएल उसकी वो टू डूज ही सेट हो, ये प्रोजेक्ट्स ही सेट हो, ठीक है। उसको अभी फ़िलहाल नहीं रखते वो प्रोजेक्ट्स पे। अब अच्छा प्रोजेक्ट्स में मेरे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्यों नहीं आया मेरे पास, ना टेबल मुझे शो हुआ है, वो इसलिए कि हम लोगों ने लिस्ट एंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो यहाँ पे इस लिस्ट एंट्री के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम क्या करता हूँ कि ये करने के बाद यहाँ पे वो क्या होता है लोड, ठीक है, जैंगो टेबल्स टू लोड करवा लेता हूँ यहाँ पे। और सिंपल सी चीज़ यहाँ पे क्या कर लेता हूँ वो ये है कि रेंडर टेबल आ गया, ठीक है। और इसमें मैं क्या भेज देता हूँ टेबल, ठीक हो गया। रेंडर टेबल और टेबल दे दिया।
अब यहाँ पे ये करूँगा तो देखो आईडी टाइटल क्रिएटेड एट और एक्शंस मेरे पास आ गया। लेकिन ये देखो कितनी अजीब सी लुक में आए हैं। तो इसको मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर मेरे पास फॉर्मेटेड टेबल हो और इसको मैं एक जावास्क्रिप्ट की वो सॉरी उसकी क्लास देना चाह रहा हूँ दूसरे की बूटस्ट्रैप की। तो आप सिंपल एक काम करेंगे कि हम लोग जाएंगे उसके अंदर टेबल्स के अंदर, यहाँ पे मेटा के अंदर जो है ना मैं क्या कर देता हूँ इसको एट्रीब्यूट्स, ठीक, एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं सिंपल एक क्या देता हूँ इसको CLAWS क्लास इक्वल मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे TABLE टेबल, ठीक है। इसको टेबल की क्लास देता हूँ। अब देखो मेरे पास ये किस तरह आ गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ एक सिंपल सी एक चीज़ बना लेता हूँ, कार्ड बना लेता हूँ। थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं, ऊपर प्लस के बटन भी देने हैं, रिफ्रेश का बटन भी देना है, वो सारे बटन हम लोगों ने, लेकिन वो बटन हम रन टाइम पे जनरेट करवाएंगे। चाहे तो हम लोग 100 बटन इंक्लूड करवाएं, चाहे जिस तरह, थोड़ा सा अब जो एडवांस लेवल पे आते हैं ज़रा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, सब उससे पहले भी ये काम कर लेते हैं, ज़रा डाटा पॉपुलेट करवा लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो एक दो प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करवा लेते हैं इसके अंदर। टाइटल मैं देता हूँ लेट्स सपोज टेस्ट 1, इसको ये ठीक हो गया। इसको सेव एंड ऐड अनदर फेक फिलर भी है मेरे पास, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास जो है ना वो 3 प्रोजेक्ट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब सिंपल सा काम करते हैं कि हम लोग ऊपर जो है ना इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कि जी हम लोग इसके अंदर बटन्स कैसे जो है ना वो कौन कौन से ऐड करवा सकते हैं। तो हम लोग लिस्ट एंट्री के अंदर जाएंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि लेट्स सपोज div डॉट कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कार्ड के अंदर कार्ड की 3 चीज़ें होती हैं, एक हेडर होता है, बॉडी होती है और फूटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो div डॉट हेडर, ठीक हो गया। और साथ ही जो है वो मेरे पास वो क्या होना चाहिए, एक हो गया div डॉट बॉडी, ठीक है, सॉरी कार्ड बॉडी, ठीक हो गया। और तीसरी मेरे पास क्या होनी है, ठीक हो गया। अब कार्ड हेडर में हमारे पास क्या चाहिए, कार्ड बॉडी के अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस टेबल को रखवा लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो एक मेरे पास एक कार्ड सा बन गया, ठीक है। तो ये भी इतना अच्छा व्यू तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस सारे जो हम चाहते हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो ऐप है ना वो सारी की सारी जो है ना वो थोड़े थोड़े उसके अंदर मार्जिन भी हों, उस सारी ऐप को हम लोगों ने एक कंटेनर क्लास के अंदर रखना है। तो ये क्लास हम लोग किधर ऐड करेंगे, बेस के अंदर जाके ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है वो div डॉट कंटेनर, ठीक हो गया। जो ब्लॉक है इसको ब्लॉक को उठाएंगे और इसको रखवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास जो व्यू होंगे वो सारे के सारे कंटेनर के अंदर, ये कार्ड टाइप आ गया, सॉरी, ठीक हो गया। हम लोगों ने अब एक्शन रखने हैं, वो एक्शन कौन कौन से होंगे, लेट्स सपोज ऐड एंड रिफ्रेश के एक्शन है। उस एक्शंस को हम लोग बटन्स बना लेते हैं या URLs बना लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास वो URLs होनी है, तो हिट होने पे हमारे पास जो है वो कौन सा काम होना चाहिए। उसके लिए सिंपल सी चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के व्यूज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक हम लोग एक टैग बनाएंगे एक्शंस के नाम से, ठीक है। एक्शंस हमारे पास एक आइटरेटेबल एक्शंस होंगे, ठीक है। और इनके अंदर अच्छा एक्शंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो तो ठीक है। एक्शंस के अंदर हमारे पास जो है ना मतलब लेट्स सपोज कोई भी लिंक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका URL इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर उसका लिंक कौन सा होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका टाइटल, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या होना चाहिए, उसका जो है वो क्लासेस जो भी हैं, ठीक हो गया। 3 चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अब चलते हैं एक्शन के ऊपर। सबसे पहला एक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका TITLE टाइटल। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि इसको कहते हैं कि जी ऐड प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद उसका मैं क्या देता हूँ कि href दे देता हूँ। href फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ मेरे पास क्या होना चाहिए, क्लासेस उसकी, ठीक है। क्लासेस एक वो स्ट्रिंग में चली जाएंगी, तो इसको मैं कहता हूँ लेट्स सपोज BTN SUCCS सक्सेस, ठीक हो गया। अगर हम लोगों ने कोई आइकन भी देना है तो वो आइकन भी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आइकन
को मैं क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज ये एफ ए प्लस, ठीक हो गया। अब ये चार चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। एक ये आ गया, इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सेम चीज़ को यहाँ पेस्ट किया। ऐड की बजाय मैं क्या कहता हूँ कि इसको रिफ्रेश कह देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, SYNC सिंक, ठीक हो गया। अब इन चीज़ों को मैं इस लिस्ट एंट्री के अंदर जो है कार्ड हेडर के अंदर लेके आऊँगा। यहाँ पे मेरे पास वो बटन्स जो हैं यहाँ पे जनरेट होने चाहिए, ठीक है। तो उन बटन्स को सिंपली क्या करूँगा कि एक फॉर लूप लगाऊँगा, ठीक है। फॉर मेरे पास एक्शन इन एक्शंस आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास वो एक्शन क्या होना चाहिए, एंकर टैग आ गया। इसमें मेरे पास जो है वो href जो है वो क्या होना चाहिए मेरे पास, एक्शन डॉट href, ठीक हो गया। और मेरे पास क्लास इक्वल वो क्या होनी चाहिए, एक्शन डॉट CLASS, क्लासेस आ गया, ठीक है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे टाइटल उसका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए मेरे पास, एक्शन डॉट टाइटल हो गया, ठीक है। अब जो मेरे पास वो क्या था, आइकन जो है, आइकन मेरे पास वो जो है वो यहाँ पे आएगा, इस टाइटल से पहले लगा दें, ठीक है। तो मैं उसको क्या कहता हूँ, आई टैग आ जाएगा। आई टैग इसकी क्लास मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक्शन डॉट आइकन, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी एक्शंस होंगे वो खुद ब खुद पॉपुलेट हो जाए, बजाय इसके कि हम लोग 2-3 बटन खुद ब खुद रखें। तो मेरे पास ये ऐड प्रोजेक्ट और रिफ्रेश आ गया, ठीक है। इनके अंदर अभी तक वो क्यों नहीं आया, इनके अंदर आइकन से, आइकन्स क्योंकि हमने उसका बूटस्ट्रैप नहीं ऐड की, उसकी हम लोगों ने CDN नहीं ऐड की, FA की, फ़ॉन्ट ऑसम की, फ़ॉन्ट ऑसम की CDN ऐड कर लेते हैं हम लोग। इसको हम बेस के अंदर फ़ॉन्ट ऑसम को लेके जाएंगे, CDN को, और बूटस्ट्रैप के बिल्कुल नीचे जाकर डाल देंगे, ठीक हो गया। अब हाँ वैसे एक्स्ट्रा जीएस में भी डाल वो CSS है तो एक्स्ट्रा GS में डालने का फ़ायदा है, एक्स्ट्रा वो CSS जो स्टाइल्स हैं एक्स्ट्रा, हाँ जी, एक्स्ट्रा स्टाइल्स में भी डाल सकते एक्स्ट्रा हैं, स्टाइल। लेकिन हमें ये हर जगह पे चाहिए, तो फिर इसलिए क्या है कि हम लोग उसको इधर ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक चीज़ हमारे पास स्टिल नहीं आई, वो क्या चीज़ है कि प्रोजेक्ट टाइटल का। मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे मेरे पास प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाए, राइट साइड पे मेरे पास जो है वो बटन्स आ जाएँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सी चीज़ें करूँगा कि वो क्या करूँगा, लिस्ट एंट्रीज़ में जाऊँगा, यहाँ पे कार्ड हेडर के अंदर मेरे पास जो है वो एक रो ऐड करूँगा, ठीक हो गया। इस रो के अंदर मेरे पास क्या होगा कि div डॉट कॉलम MD 6 का बना दूँगा, ये आ गया, ठीक है। इनको मैं क्या करूँगा, उठा के यहाँ से इसके अंदर डाल दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा कि मेरे पास TITL टाइटल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा इस तरह का करके आ जाएगा लिस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। मैं इनको तो बिल्कुल मैंने राइट पे खींच के लेके जाना, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको कह दूँगा कि पुल RIGST राइट, पुल इनके अंदर आएगा या बटन्स के अंदर आएगा, क्लास के अंदर आता है। यहाँ पे आप इसको अलाइन फ्लोट लेफ्ट कर दें, अलाइन कंटेंट होता है मेरे ख्याल से, कंटेंट राइट मेरे ख्याल से। खैर वो जो भी है ना, वो आप टेक्स्ट लाइन जो है वो ऐड कर लो, या कुछ भी करके जो है ना वो आप कर लेना, स्टाइलिंग में आपने वो कर लेना, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या करें, स्टाइल टेक्स्ट लाइन, ठीक हो गया। ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब जो है ना इन आइकन्स को हम लोगों ने URLs पास करनी है, ये जो ऐड प्रोजेक्ट्स है, रिफ्रेश वगैरह है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग एक फ़िलहाल डमी व्यूज़ बना लेते हैं। लिस्ट प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे पास आएगा ऐड प्रोजेक्ट आएगा, डिफाइन ऐड प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हम लोगों ने नहीं बनाया अभी तक, फॉर्म भी बनाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल पास करके छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। और URLs में जाता हूँ, URLs में इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया,
इसको मैं क्या कहता हूँ कि अब अच्छा अब देखो प्रोजेक्ट्स स्लैश क्रिएट होने चाहिए मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा, सिंपली क्या कर दूंगा क्रिएट, क्योंकि स्लैश मेरे पास प्रोजेक्ट से आ रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा व्यूज़ डॉट प्रोजेक्ट क्रिएट ऐड प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसको मैं लिस्ट की बजाय क्या करूँगा ऐड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेम इसी चीज़ को डी करूँगा, लिस्ट की बजाय क्या करूँगा ऐड, और ये इसको भी क्या कर दूँगा ऐड मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब देखो कि इन फंक्शंस का जो है ना अब फ़ायदा क्या होना है, इनको फंक्शन बनाने का फ़ायदा सिंपल ये होना है कि आपने यहाँ पे क्या करना है फ्रॉम डॉट, जहाँ पे टेबल किया ना फ्रॉम डॉट import URLs एज प्रोजेक्ट URLs, ठीक हो गया यहाँ पे। अच्छा अब इसमें हमारे पास जो ऐड प्रोजेक्ट है इसके href में हम लोग क्या देंगे कि प्रोजेक्ट URLs डॉट सॉरी लिस्ट की बजाय ऐड प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। और फ्री फ्रेश के अंदर हम लोग सेम दे देंगे कि प्रोजेक्ट URLs डॉट लिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने उसी को रिफ्रेश करना है ना पेज को, तो ये मेरे पास लिस्ट प्रोजेक्ट्स आ गया ये हमारे पास, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये सिंपल एक URL बनी बनाई आ जाएंगी। ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर देखोगे नीचे जाके होवर हो रहा है प्रोजेक्ट स्लैश क्रिएट, और रिफ्रेश के ऊपर प्रोजेक्ट्स वही URL आ रही है। रिफ्रेश करेंगे तो पेज वही वाला रिफ्रेश होगा। ऐड के ऊपर हमारे पास सिंपल सी चीज़ ये आ रही है। ये बंद नहीं कर सकते हम कहीं से? क्या चीज़ है? नहीं ये ब्राउज़र के अंदर होता है ये। आप सिंपली ये काम कर सकते हो कि वो जो बटन्स है ना लिंक्स हैं इनका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किस तरह ऑन क्लिक इवेंट लगा दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, और उसके अंदर डाटा URL रख दो, डाटा URL, और फंक्शन के अंदर जाके क्या कहोगे जैसे ही क्लिक होता है ना उसकी डाटा URL उठाओ और उसको उसकी विंडो को वहाँ पे जो है ना लोकेशन डॉट href करवा दो। उसके में ये नहीं आएगा। उस तरह फिर वो ये होवर पे नहीं आएगा, सिर्फ होवर पे सिंपल लिखा आएगा, जावास्क्रिप्ट लिखा आएगा। वो आप कुछ भी आप कर सकते हो। रिटर्न फॉल्स जो होता है किसी भी चीज़ के क्लिक होने के इवेंट के ऊपर जो रिटर्न फॉल्स होता है ना वो क्या करवाता है, उस चीज़ का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना उसको वो क्या ओवरराइड करवा रहा होता है उसको, ठीक हो गया। उसको उसने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को उसने क्या करना है ओवरराइड करना है। अच्छा आज के दिन जो है ना हम लोग सिंपल एक काम करते हैं कि आज के दिन ज़्यादातर बैकएंड पे फोकस करते हैं, ठीक है। कल मैं जो है ना आपको वो क्या करूँगा कि थोड़ा सा एक और ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, ताकि आपको ऐड और अपडेट जो है वो दोनों को चीज़ों को किस तरह रखना है, फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि जो ज़्यादातर जो फ्रंट एंड की चीज़ें हैं ना उसके अंदर आपने वो स्वीट अलर्ट्स कैसे लगाने हैं, एजेक्स रिक्वेस्टें कैसे कॉल करनी है, वो कल हम लोग क्या करेंगे उन चीज़ों को ज़रा देख लेंगे। आज सिर्फ क्या करते हैं कि हम लोग ऐड प्रोजेक्ट करवा लेते हैं और ये लिस्ट हो रहा है। कल हम लोग क्या करेंगे डिलीट करवाएंगे, डिलीट के अंदर हम लोग डिलीट का कोई सेपरेट व्यू नहीं बनाएंगे, एक स्वीट अलर्ट्स लगाएंगे, मॉडल भी नहीं लगाएंगे, स्वीट अलर्ट्स लगाएंगे। स्वीट अलर्ट्स क्या करेगा आपको बड़े प्यारा सा व्यू देगा, देने के बाद आपको जो है वो आगे वो उधर लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं सिंपल एक प्रोजेक्ट ऐड करवाते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट ऐड करवाते हुए हमारे पास जो लेआउट है उसके अंदर हमारे पास एक टाइटल होना है, जहाँ पे टेबल है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे फॉर्म लिख देंगे। इसी हायरार्की को हम लोग आगे लेके चलते हैं कि जो हम लोग लिस्ट एंट्री के अंदर लेके गए हैं सेम चीज़ को हम लोग क्या करें उसी के अंदर लेके जाएं दूसरे के अंदर। इसी कार्ड को मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसको डायनामिक जो है वो कल कर लेंगे कि इसको डायनामिक किस तरह करना है। इसको भी अगर हम लोगों ने डायनामिक करना हुआ तो मेन कंटेंट के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पेस्ट कर दी। अगर उसमें कोई एक्शंस देने हैं वो एक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे रेंडर टेबल की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फॉर्म लाना है हम लोगों ने, लेकिन फॉर्म के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा विजेट 2x हम लोग वो इंस्टॉल करेंगे। तो क्या होंगे कि पिप इंस्टॉल Django widg widget TWEX, ठीक हो गया। इसको हम लोग सेटिंग्स के अंदर जाके इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर रखेंगे। हाँ जी क्रिस्पी फॉर्म भी बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये एक थर्ड लाइब्रेरी widget 2x है जो हम लोगों को अलाउ करती है कि हम लोग अपने फॉर्म्स को जो है ना वो अपने हिसाब से रख सकें, ठीक है। अच्छा फॉर्म्स को थोड़ा सा ना एडवांस लेके चलते हैं। वो किस तरह कि मैंने उसके अंदर आइकन, अगर मैंने बैकएंड से आइकन पास करना हो, उसके को फील्ड की जो लेंथ विड्थ है वो मैंने सेट करनी हो कि फील्ड कोई बड़ी आए कोई छोटी आए, कोई ईमेल की फील्ड बड़ी आ जाए, लास्ट नेम फर्स्ट नेम उसके हाफ में आए,
इस तरह करके हम लोग जो है ना उसको लेके चलते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास बनी बनाई फील्ड्स पड़ी हैं, एक फॉर्म मैंने बनाया, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ forms.py के अंदर, और उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ बजाय इसके कि उसको खुद राइट करें। अच्छा जी, खैर पहले forms.py में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फ्रॉम Django import forms, ठीक हो गया। और सेम चीज़ आ गई, फिर क्या करेंगे फ्रॉम मॉडल import project, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास प्रोजेक्ट फॉर्म, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्या होता तो forms डॉट मॉडल फॉर्म, सेम चीज़ वही आएगी जो मेरे पास है, वो क्लास क्या है, क्लास मेटा, ठीक हो गया। और इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मॉडल इक्वल्स मेरे पास क्या आ गया प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें मेरे पास फील्ड्स जो हैं ये मुझे ऑल फील्ड्स अलाउ करता है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑल सेट कर देता हूँ। अच्छा सर, हम टेबल और फॉर्म्स में बेस टेबल और बेस फॉर्म बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हो आप, लेकिन उसकी मेटा क्लासेस को फिर आपने देख लेना, क्योंकि मेटा क्लास आती होती है। अगर तो आपके अंदर कुछ चीज़ें मॉडल फॉर्म नहीं ना होगा। मॉडल देना होगा, फिर वो बेस से इनहेरिट कर देंगे ना। देखो forms डॉट मॉडल फॉर्म एक बेस फॉर्म बना लो आप, उसको इनहेरिट करो forms डॉट मॉडल फॉर्म से और नीचे ले। लेकिन देखो अब हर एक फॉर्म की मेटा क्लास अपनी होती है, मेटा क्या करती है बस? ठीक है। मेटा जो है वो सेट करती है कि आपने कौन से मॉडल के लिए आपने फॉर्म बनाना है, क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स आपको डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे। अब मेन चीज़ हमारे पास मेटा होगा, फिर आपको मेटा को पॉपुलेट करवाना पड़ेगा हर एक मॉडल के लिए, तो ये बड़ा अजीब सा तरीका होता है। इसके लिए मैंने एक वो बनाया था जो रन टाइम पे फॉर्म जनरेट करवाता है, रन टाइम पे जो मॉडल्स बनाता है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी एडवांस लेवल की है, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। अच्छा फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास ये चीज़ें आ गई। हम लोगों ने एक वो क्या करना है कि फॉर्म्स के अंदर जाते हैं ज़रा, ऐड अपडेट के अंदर, ठीक है। ऐड अपडेट के अंदर यहाँ पे मैं विजेट ट्विक्स को यहाँ पे करूँगा लोड, विजेट ट्विक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक उसको क्या करवाते हैं कि यहाँ पे विजेट ट्विक्स तो नहीं चाहिए, इसको एक्स करते हैं, पार्शल्स के अंदर चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ कि जी फॉर, ठीक है, फॉर मेरे पास क्या आ जाएगा कि जी फील्ड इनफॉर्म, ठीक हो गया। एंड फॉर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी रेंडर फील्ड आ गया जी मेरे पास, रेंडर फील्ड, और यहाँ पे मैं FIEL फील्ड देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्म जो है ना फिलहाल जो है ना सिंपलेस्ट सा फॉर्म जो है मेरे पास रेडी है। अब मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट एंट्रीज के अंदर ऐड अपडेट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे वो वाला इंक्लूड करवा लेता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे जी पार्शल्स स्लैश मेरे पास फॉर्म, ठीक है, विद। अच्छा विद मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। विद मैं चाहूँ अगर फॉर्म के अंदर मेरे पास फॉर्म का ही ये चीज़ जो है वो फॉर्म का ही वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, लेकिन मैं अपने कॉन्टैक्ट से उसको कहता हूँ कि प्रोवाइड फॉर्म है, उसको मैंने असाइन करने के लिए कि जब इसके अंदर जाए तो ये वेरिएबल एक्सेस हो, तो मैं क्या कहता हूँ कि विद मेरे पास फॉर्म इक्वल्स मेरे पास आ जाएगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट फॉर्म, ठीक हो गया। नहीं बल्कि हम लोगों ने तो उसको एक डायनामिक बनाना है, तो उसको फॉर्म ही रख देंगे, फॉर्म इक्वल फॉर्म, ठीक है, ताकि हम लोग हर व्यू के अंदर से फॉर्म भेज दें। फॉर्म इक्वल टू फॉर्म नहीं है, नहीं फॉर्म इक्वल टू फॉर्म, बट ठीक है ऐसे ही बेहतर है। From- फ्रॉम ठीक है, अच्छा फॉर्म ठीक हो गया, ये आ गया, सही हो गया। हम लोग सिंपल क्या जाते हैं जी अपने व्यूज़ के अंदर जाते हैं। अच्छा इसमें जो हमें बैकएंड से फॉर्म आ रहा है वो दूसरे वाला है, इक्वल्स के बाद वाला। हाँ जी, जो इक्वल टू उसके बाद जो असाइन हो रहा है, और जो फॉर्म के अंदर है वो पहले वाला है, जिस तरह असाइनमेंट होती है ना। फील्ड इन फॉर्म वाला जो हाँ है, जी वही pattern है। बिल्कुल। अच्छा प्रोवाइड फॉर्म्स आ गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और कि हम लोग दो फॉर्म बनाते होते हैं, वो किस तरह के, एक रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हो, उसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट भेजते हैं, और एक गेट हो तो उसको एम्प्टी भेज देते हैं।
इसको सिर्फ एक ही चीज़ में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स मैं कहता हूँ कि इफ़ मेरे पास जो है वो REQUS रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है इज़ इक्वल टू मेरे पास हो पोस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास फॉर्म जो है इक्वल्स आ गया प्रोजेक्ट फॉर्म्स डॉट प्रोजेक्ट फॉर्म, और इसमें मैं क्या देता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। और मेरे पास जो एल्स में जो फॉर्म होता है वो क्या होता है कि फॉर्म इक्वल्स प्रोजेक्ट फॉर्म्स डॉट, इस तरह ही करते हैं ना हम लोग, एक अप्रोच ये यूज़ करते हैं। इसको ओवरराइड करने के लिए मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, वो क्या करता हूँ कि ये जो पहले वाली चीज़ है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ और लिख देता हूँ आगे लिख देता हूँ और नन। अब ये क्या करेगा कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट अगर तो हमारा मेथड गेट होगा तो वो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या होगी हमारे पास, वो नन होगी। तो नन और मतलब ये होगा कि वो एम्प्टी डिक्शनरी होगी। तो अगर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में कुछ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, उसको नन पास करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास फॉर्म, अगर तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड हमारे पास अगर तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड है तो उसमें वो पॉपुलेट हो जाएगा, अदरवाइज वो नन रहेगा, एज अ गेट मेथड ट्रीट होगा, एम्प्टी फॉर्म होगा। अगर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है लेकिन फिर भी फॉर्म में नन है, मतलब डिक्शनरी बिल्कुल एम्प्टी है ये। हाँ, तो वो फिर नन पॉपुलेट करवाएगा ना, वो एज अ गेट मेथड इसको ट्रीट करेगा, एम्प्टी फॉर्म देगा ना उसको। अगर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिखता हूँ ना तो उसका एक मसला आता है। उसका मसला क्या होता है, तो वो कहेगा दिस फील्ड, मैं करके देख लेते हैं, मेरे कहने से जो है ना ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको करके दिखा दूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बजाय इसके कि टेबल की बजाय हम लोग क्या कर देंगे फॉर्म, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब एक्शंस जो हैं वो, इन एक्शंस को मैं फ़िलहाल क्या करने लगा हूँ, कमेंट करने लगा हूँ। मुझे मैंने अभी ये नहीं लिखना, यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट कह देता हूँ इसको, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट दे दी, यहाँ पे ऐड अपडेट दे दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी URL भी लिखते हैं हम लोग, क्रिएट की URL लिख लिया हम लोगों ने, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड प्रोजेक्ट हो गया, सही है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ऐड प्रोजेक्ट पे गए हम लोग, देखो वो क्या सिंपल सी चीज़ क्या थी, एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म था, उसमें क्या दिया उन्होंने, टाइटल दे दिया और डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास देखो वो फॉर्म बड़ा अजीब सा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता हूँ, इसको ब्यूटीफाई इस तरह करता हूँ कि मैं अपनी हर एक चीज़ जो है ना वो बैकएंड से कंट्रोल करूँ, बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे फ्रंट एंड पे करना पड़े। इसको मैं क्या करता हूँ, बैकएंड से कंट्रोल करूँ। अब बैकएंड से कंट्रोल करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर वो फॉर्म बनाया हुआ है अपने, मैं उसी को उठा लेता हूँ फ़िलहाल। रिकॉर्डिंग में खराब हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्म मैंने बनाया इसके अंदर अब मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं, एक तो ये आ गया कि मेरे पास मैंने वही चीज़ की कि फॉर्म फील्ड इन फॉर्म कर दिया, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मैंने कॉलम्स पास करने हैं उसको, कि मेरे पास ये इतना खुला होना चाहिए, इतनी बड़ी फील्ड होनी चाहिए, तो उसको मैं पास कर दूंगा कॉलम क्लास। अगर नहीं पास करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो MD किसकी होगी, 5 की होगी। इसको MD में 6 कर देता हूँ, मतलब छोटी फील्ड होगी वो। ये वाली बात तो है ना, ये मतलब जिस तरह होता है ना कि अगर रो ऊपर रख दिया मैंने, और फॉर्म ग्रुप जो है उसको मैंने कह दिया कि अगर फील्ड मेरे पास काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए, MD12 कस्टम, अगर मैं उसको रोज़ रखना चाहता हूँ, उसकी कॉलम्स रखना चाहता हूँ, तो मैं उसको उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर वो कॉलम क्लास भेज दूंगा। अगर मैं उसको नहीं भेजूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम MD6 की होगी, ठीक है। साथ ही मैंने क्या कर दिया कि जी विजेट्स एट्रीब्यूट्स हिडन है। अगर तो मेरे पास मैंने फील्ड कोई लानी है लेकिन मैंने हिडन रखनी है, यहाँ पे मैंने लोड करवा दें लेकिन हिडन रखनी है, तो मैं अगर सिर्फ फील्ड को हिडन करूँगा तो सिर्फ एक फील्ड हिडन होगी, उसके लेबल शेबल वो डिस्प्ले हो रहे होंगे।
तो मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पे एक चेक लगा दिया कि अगर मैंने हिडन भेजा है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो वो सारा का सारा जो ब्लॉक है उस फील्ड के रिलेटेड, वो सारा का सारा ब्लॉक ही मेरे पास हाइड हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज़ आगे लेबल आ गया, फिर उसके बाद मैं कोई डाटा आइकन भेजता हूँ तो मेरे पास वो डाटा आइकन आ जाए, उसके बाद लेबल, क्लास, फॉर्म, कंट्रोल क्लास वगैरह। क्लासेस में ऐड करता जाएगा, वो एक स्टेटमेंट्स जो है वो क्लास में ऐड करते जाएंगे डायरेक्टली। तो ये मेरे पास एक जो नीचे मैंने क्या कर दिया, हेल्प टेक्स्ट अगर मेरे पास कोई है, ठीक है, अगर कोई एरर्स हैं तो वो एरर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ, इस पर मुझे लगता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ ये पड़ा है कि अब अच्छा देखो वो मैंने क्या कहा था कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड है, मैंने पोस्ट तो किया ही नहीं है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं ज़रा इसके ना वो एरर्स को ज़रा कर दूँ कि स्टाइल कलर रेड, स्टाइल इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको पी की बजाय क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, जबकि मैंने तो डाटा पोस्ट ही नहीं किया था, मुझे क्यों रिक्वायर्ड शो करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डिफ़ॉल्ट उसको ट्रीट ही ऐसे किया कि वो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे, जाके उसको क्या कर देंगे, और नन कर देंगे। अब मैं अगर करूँगा तो मुझे इसको नहीं दिखानी चाहिए ये चीज़ें, तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक हो गया। अब एक्शंस जो है मैं अब चाहता हूँ कि मेरे अंदर मेरे जो फॉर्म है ना उसके अंदर जो एक्शन शो हो वो मेरे पास फुटर के अंदर शो हो। ठीक है, पहले मैंने कहाँ पे शो करवाए थे, हेडर के अंदर, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास फुटर के अंदर शो हो, और वो मेरे पास क्या होने चाहिए कि लेट्स वो बटन्स होने चाहिए। ठीक है, एक मेरे पास बटन होगा, एक मेरे पास क्या होगा, लिंक होगा, बैक लिंक होगा। ठीक है, मैं दोनों बटन्स ही भेज सकता, बटन्स भी दोनों भेज सकता हूँ, मैं डिफरेंट भी भेज सकता हूँ। अगर बटन पे अब मैंने कैसे उसको रिडायरेक्ट करवाना है वो भी मुझे देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल एक क्या काम करता हूँ, अगर हम लोगों ने डिफरेंट रखनी है ना दोनों चीज़ें एक्शन, उसकी आपको टाइप मेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टैग उसको कह दो कि टैग एक्शन का टैग क्या होगा, ए होना, ये बटन होना है। ठीक है, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स एचरेफ क्या होने हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप बिल्कुल टोटल। अब नीचे वाले फुटर वाला मैं आपको कहता हूँ कि पूरा का पूरा हम लोग करी डायनामिक देते हैं उसको, मतलब बॉटम राइट पे वो अपेंड करते जाए जितना भी। हाँ जी, अब इनको टोटल डायनामिक करना है कि यहाँ पे आप कोई भी दुनिया जहान का टैग डाल सकते हो। वो किस तरह डाल सकते हो, अब ज़रा इसको ज़रा सीखो कि अब किस तरह आप कर सकते हो। पहले तो ज़रा एक डिफ़ॉल्ट था ना कि बस ठीक है जी हम लोगों ने ए लगा दिया, ए की चीज़ें हम लोगों ने एडिट कर दी। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे अगर आपने दुनिया जहान का कोई भी चीज़ डालनी है ना टैग, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं एक्शंस की बजाय यहाँ पे क्या देता हूँ, एक्शंस ही दे देता हूँ लेट्स सपोज। ठीक हो, एक्शन में मेरे पास सबसे पहला चीज़ क्या आएगी, मेरे पास उसका आएगा टैग आएगा। ठीक है, इस टैग को मैं क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, बटन है। ठीक हो गया, बटन आ गया, बटन का मेरे पास एक क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। ठीक है, अब एक आइकन आ जाएगा। ये जो एचरेफ और क्लासेस है ना, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इनको क्या करना है कि इनको रन टाइम पे जनरेट करवाएं। जिस तरह हर एक टैग के जो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम लोग सिंपली वही काम क्या करेंगे कि उस बटन की, उस टैग की क्या दे देंगे, एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में हम लोग क्या दे देंगे, लिस्ट दे देंगे। ठीक हो गया जी। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका एट्रीब्यूट का नाम होता है, दूसरी क्या चीज़ होती है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि डिक्शनरी पास करूँगा और उसको क्या करूँगा कि मैं इसको नेम, और दूसरी क्या चीज़ होगी इसकी, वैल्यू। ठीक हो गया, ये मेरे पास कमांड डी कर लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट। अच्छा, सबसे पहला एट्रीब्यूट मेरे पास, अगर तो मेरे पास बटन है तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास क्लास, ठीक है, क्लास होगी। क्लास के अंदर मैं क्या रख देता हूँ कि क्लास के अंदर मैं रख देता हूँ BTN सक्सेस। ठीक है, एक मेरे पास ये आ गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, इसकी टाइप है, उसको मैं क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। बटन फॉर्म सबमिट ही करवाती है। ठीक हो गया, इसकी टाइप मैंने सबमिट करवा दी। अच्छा, आइकन उसका वैसे ही रहने दिया। ये एक मेरे पास एक्शन ऐसा जनरेट हो गया कि जिसके अंदर
सारी चीज़ें मैं जो भी, यही 2-3 चीज़ें होती हैं ना, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर वाला इनर HTML होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि आप उसको एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, ठीक है। अब इसको जाके मैं जो है ना अब ऐड अपडेट के अंदर जनरेट करवाता हूँ। वो कहाँ पे करवाऊँगा? फुटर के अंदर, कार्ड बॉडी कार्ड फुटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। कार्ड फुटर के अंदर मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी मेरे पास? फॉर एक्शन इन एक्शंस, सेम वही चीज़ जो पहले हम लोगों ने की थी, ठीक हो गया। अब एक्शन का हम लोगों ने रन टाइम पे टैग जनरेट करवाना है, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूँगा? सिंपल सी चीज़, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्शन डॉट टैग आ जाएगा, ठीक हो गया। एक्शन डॉट टैग, और इसको मैं ऐसे ख़त्म भी करवा देता हूँ, इसको डिव की बजाय यहाँ पे क्या देता हूँ जी, इसको एक्शन डॉट टैग, ठीक हो गया। स्टार्ट भी करवा दिया, उसको फिनिश भी करवा दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको दिखाने दो एरर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए? एक्शन का टाइटल होना चाहिए, एक्शन डॉट TITLE टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट सारे इस टैग के फौरी बाद मेरे पास क्या होने चाहिए? सारे के सारे उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे होने चाहिए मेरे पास। मैंने टाइटल लिख दिया, अगर लेट्स सपोज मैं एक दफ़ा जो है ना वो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आइकन भी अगर मैंने लगाना है तो वो टाइटल से पहले होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास वो आई है, ठीक है, इसकी मैंने मेरे पास क्या दे दी? क्लास क्लास एक्शन डॉट आइकन, ठीक। इसको अभी फ़िलहाल इतना सा चला के देख लेते हैं। मेरे पास ये ऐड प्रोजेक्ट क्या है, ये आ गया क्लास फुटर इसकी कहाँ पे हो गई? क्लास फुटर की टिक खत्म हुई है। अच्छा, यहाँ भी डिव ख़त्म हो गई, सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास ऐड प्रोजेक्ट एक जो है ना यहाँ पे ये बटन आ गया है, लेकिन इस बटन के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, कोई क्लास नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं इसको ज़रा इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करके देखूँ तो मेरे पास बटन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टाइल यूज़र ऑटो सेलेक्ट, ये वो मेरे एक्सटेंशन एक इंस्टॉल की उसकी वजह से आ रहा है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि अब मैंने यहाँ पे इसके जितने भी वो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे लोड करवाने हैं? यहाँ पे, इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? एक और फॉर लूप लगाऊंगा। वो क्या होगा? फॉर एक्शन डॉट फॉर एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट इन एक्शन डॉट एट्रीब्यूट्स एंड फॉर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाना? सबसे पहले उसका एट्रीब्यूट का नेम आना है, वो क्या होना है मेरे पास? एट्रीब्यूट डॉट नेम इक्वल्स सिंगल ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्शन डॉट एट्रीब्यूट डॉट उसकी वैल्यू दे दी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं जो है इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ऐड प्रोजेक्ट का बटन आ जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूँ इंस्पेक्ट करके तो ये देखो मेरे पास मैंने क्लास सिर्फ ऐड की थी और टाइप ऐड की थी, तो वो क्या आ जाएगा? क्लास BTN सक्सेस टाइप क्या आ जाएगा मेरे पास? सबमिट आ जाएगा। यहाँ पे मैं दुनिया जहान का कोई भी टैग लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दो चीज़ें लगाता हूँ कि एक ऐड प्रोजेक्ट का बटन लगाता हूँ, दूसरा मैं क्या लगाता हूँ? कैंसिल का वो, लेकिन वो एंकर टैग लगा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं जी, जाते हैं वापस अपने व्यू के अंदर, जहाँ पे ये एक्शंस थे, इसी एक्शन को हम लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद पहले को मैं ए देता हूँ एंकर टैग, और इसको मैं क्या कहता हूँ कि जी बैक, और इसको डेंजर कर देते हैं। इसकी टाइप में जो है ना, इसकी टाइप नहीं करूँगा, इसको मैं क्या दे दूँगा? href दे दूँगा, और उसको मैंने वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या देनी है? वैल्यू मैंने देनी है कि लेट्स सपोज प्रोजेक्ट URLs डॉट लिस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया जी। अब ज़रा इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो मेरे पास इसको आइकन जो है वो क्या देते हैं जी? बैक का होता है या किस तरह होता, जो भी एरो का, बैक एरो, खैर वो
देख लेंगे कौन सा भी नहीं आ रहा, वो देख लेंगे कौन सा देना है इसको, ठीक है। तो अब मैं अगर बैक को देखूं तो मेरे पास ये एंकर टैग है, उसकी क्लास दे दी, उसका एचरेफ दे दिया, ठीक है। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो वापस जाएगा, ठीक है। तो हमने रन टाइम के ऊपर HTML का एक टैग भी जनरेट करवाना, ये भी पता चल गया कि हम लोग रन टाइम के ऊपर HTML के टैग्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं, और एज मच एज आप जितने चाहें वो सारे के सारे आपके रन टाइम पे जनरेट हो सकते हैं। ऐड प्रोजेक्ट करेंगे उसी पेज पे ले लीजिए। ऐड प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब अगर ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट करवा दें? नहीं अभी नहीं करवाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक मिस्टेक की है। वो क्या मिस्टेक तो नहीं, खैर वो एक चीज़ ऐड नहीं की कि ऐड अपडेट के अंदर जाए ना, तो जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म पार्शियल का है उसके ऊपर हम लोगों ने फॉर्म नहीं लिखा यहाँ पे, उसको टैग ले लीजिए। उसको क्या करेंगे फॉर्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ और पार्शियल फॉर्म के अंदर फाइल के अंदर भी डाल सकते हैं। अच्छा इसके अंदर जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि एक्शन इसका एक्शन भी मैं पीछे से लेके आता हूँ ताकि मुझे पता हो कि इसने कहाँ पे सबमिट होना है। तो मैं क्या करूँ, एक्शन इसमें मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास सबमिट या एक्शन URL आ गई, ठीक है। और इसकी टाइप भी अगर देनी है तो वो टाइप भी जो है ना, मेथड। अच्छा एक चीज़ है, काम करते हैं इसको जो है ना फॉर्म डॉट एक्शन URL कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो टाइप जो है टाइप कहते हैं या मेथड कहते हैं, मेथड इज़ इक्वल टू मैं क्या कहता हूँ कि वो फॉर्म डॉट मेथड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अब देखो, अच्छा अब देखो कि मेरे पास वो फॉर्म जो है ना, इसको देखो मैं फॉर्म डॉट फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। क्यों किया है कि मैं यहाँ पे ये इसको चेंज करने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास फॉर्म का टैग था ना उसको मैं रैप करने लगा हूँ फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। ये आ गया इसके अंदर मेरे पास फॉर्म इक्वल्स फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक्शन URL मेरे पास क्या आ गई वो मैं देने लगा। लेट्स सपोज मैं एक तो करंट URL तो ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर कुछ भी ना दो तो, लेकिन अगर आप फिर भी आपने अगर देनी है ना एक्शन URL का किसी और जगह जाके सबमिट हो तो वो भी चली जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्शन URL मेरे पास जो क्या है URLs डॉट ऐड प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। और इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या थी मेरे पास, मेथड था। अच्छा, अब इसी एक्शन URL पे हमने रिवर्स यूज़ कर लिया, यहाँ पे हम उसको नेम भी दे सकते थे रिडायरेक्ट करके, रिवर्स करके देना था, लेकिन हमें हर दफ़ा रिवर्स नाम याद रखें। अब इससे क्या होगा कि आपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट URLs डॉट किया है तो आपने जो फंक्शन लिखा था उसने आपको वो रिटर्न करवा देनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो हमने रिवर्स यूज़ कर इसमें वो कर लिया, फंक्शन वो यूज़ कर लिया, रिवर्स भी तो लिख सकते थे। हाँ रिवर्स भी, असल में ये फंक्शन भी तो वही कर रहा है, पीछे रिवर्स ही कर रहा है। हाँ और ये हमें बेसिकली ये डॉट करके जो हमारी लिस्ट डॉट करके भी वो रिवर्स हमें एक जगह पे हम लोगों ने लिख दिया है रिवर्स करके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई आप लोगों ने कोई पैरामीटर पास करना है ना इसको, तो पैरामीटर से क्या होगा कि आप 3-4 पैरामीटर पास करना है तो आपने उसको जितनी दफ़ा कॉल करना है वो के आर्गूमेंट चाहिए, वो फंक्शन लिख लो, ये करोगे उसको पैरामीटर पास करोगे वो आपको सारा कुछ करके दे देगा। अब इसको ज़रा लोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वो पोस्ट होने के लिए है। यहाँ पे जाते हैं, इंस्पेक्ट में गए हम लोग, फॉर्म किधर है मेरे पास, टीम कार्ड बॉडी के अंदर। अच्छा ठीक है, अच्छा हमारे पास जो एक मसला वो ये है कि हम लोगों ने जो फॉर्म लिखा है ना ये ऊपर लिखा है, इसको हम लोग पूरे कार्ड के ऊपर ही फॉर्म लगा देते हैं, कमांड है, ताकि हमारे पास जो एक्शंस है ना उसके अंदर होने चाहिए फील्ड्स भी और एक्शंस भी। ठीक हो गया, इस फॉर्म को यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास फॉर्म सबमिट हो रहा है। अच्छा, अब इसने वहाँ पे नीचे रेड लाइंस नहीं दी, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। वो तो जब सबमिट होती है तो वो बैकएंड से होके आ रही थी ना एरर्स, वो जब पोस्ट होने के बाद पोस्ट होगा वो सर्वर एरर्स थी। ये तो जो रिक्वायर्ड फील्ड है, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ वहाँ से, इसका रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं ये सबमिट नहीं करवाना चाह रहा, इसकी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पे एरर नहीं दे रहा, इस पे दे रहा है, मैं कहता हूँ कि ये कर दिया। अब ऐड प्रोवाइड करूँगा तो वो इस पे, ये देखो इस पे एरर आप दे रहा है, ये सर्वर की तरफ से एरर थ्रो हो रही है। अगर कोई बाईपास करना चाहता है फ्रंट एंड से, ये फॉर्म वाली एरर है। ठीक हो गया, तो सिर्फ इसको सेव करवा के रिडायरेक्ट करवाते हैं, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अगला काम अपना। ये जो बटन हैं इनको अगर इधर करना हो तो उसको वो जिस तरह वो दूसरे किए थे कि वो एक डिव में रखवा के रो से इधर उनको टेक्स्ट लाइन जो है वो एंड करवा दिया। इनको अगर मैं इधर रखवाना चाहता हूँ तो सिर्फ इस जो कार्ड फुटर है ना इसके अंदर स्टाइल ऐड कर देता हूँ कि स्टाइल
कि टेक्स्ट अलाइन मेरे पास जो है ना वो क्या कर दो, एंड पे कर दो, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा अब वो अगला काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, पढ़ते हैं सबमिट, आप लोग वज़ू कर लो। ठीक है, ये आगे अब मैं सिंपल एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इफ़ मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ डबल इक्वल टू पोस्ट हो। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट नहीं कर सकते कि इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है तो ये काम वो method नहीं, अगर यहाँ पे आपने ये वाला काम किया तो वो फिर इफ फॉर्म करके क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चीज़ है? ये फॉर्म आ गया ना, अगर तो वो पोस्ट होगा तो फॉर्म आएगा, वरना नन आएगा। नहीं नन तो नहीं, फॉर्म तो आता ही आता है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट ये वाली चीज़ या तो नन आती है या फिर अच्छा पोस्ट होने भी आपको CSRF मिडल टू वेयर तो उसमें आता होता है। ये सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ये चेक करता है कि आपके पास वो कोई डाटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सिंपली रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लगाएंगे तो वो हो सकता है इफ में जाए या ना जाए, लेकिन मेथड जो है वो तो कंफर्म है ना कि आपके पास पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसको सेव करवाने पे मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। अच्छा मैंने देखा था कि अच्छा तुमने सर किया हुआ था कि ये इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कट कर रहे थे और नन नहीं किया हुआ था, है ना? और नन के बगैर और नीचे एक फॉर्म करते थे। रीडायरेक्ट, अच्छा रीडायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट URL का नाम लिख सकते हैं या सिंपली क्या कर सकते हैं, URL डॉट लिस्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया, ये किया, लेकिन एक हमें वो मसला आएगा, वो हमें अभी एरर देगा। वो क्या एरर देना है, किसी को पता है क्या एरर देगा? क्या चीज़ है? हाँ जी, CSRF का में ये मसला देगा, लेकिन नहीं दिया उसने। अच्छा नहीं वो जो मैंने फॉर्म ऐड करवाया उसके अंदर ऑलरेडी वो है, वो CSRF टोकन उसके अंदर ऑलरेडी है। ये यहाँ पे ये किधर गया वो फॉर्म थर्ड, CSRF टोकन दिया हुआ है ऊपर। हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो जो मैंने फॉर्म कॉपी पेस्ट किया ना उसके अंदर वो ऑल चीज़ ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक हो गया, अभी हम यहीं पे फ़िलहाल स्टॉप करते हैं इस चीज़ को, बाकी इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे।